फैन के दिल में बहुत ज्यादा गुस्सा और नफरत थी। हुश हुश। कान फाड़ने वाली दो तलवारें हवा में उड़ी और पलक झपकते ही सीटू फैन के पैरों में घुस गईं, जिससे उसका दौड़ता हुआ शरीर तुरंत जमीन पर गिर गया। भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? हुश हुश। दो और तेज तलवारें हवा में घुस गईं और सीटू फैन की आंखों में घुस गईं। तुम्हारी कुत्ते जैसी आंखों ने ऐसी चीजें देखी हैं जो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए थीं, इसलिए तुम्हारे होने का कोई कारण नहीं है। टकराना। अंधेपन का दर्द उसकी आंखों के सॉकेट से निकलना शुरू ही हुआ था कि सिटू फैन को लगा कि उसके मुंह पर एक जबरदस्त जोर से चोट लगी है। इसके बाद इस जोर से उसके सारे दांत चूर चूर हो गए और उसकी जुबान भी टूट गई। तुम्हारे मुंह ने किसी ऐसी चीज को छुआ है जिसे उसे नहीं छूना चाहिए था, इसलिए अब उसके होने का कोई कारण नहीं है। झाओ फेंग की शांत आवाज सीटू फेंग के कानों में गूंजी, जो सीटू फेंग को मौत की आवाज से भी ज्यादा डरावनी लगी। वाह! सीटू फैन कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द था और उसका मुंह सड़ रहा था, इसलिए वह सिर्फ अस्पष्ट कराहें ही निकाल पाया। बूम! सीटू फैन के डेंटियन से एक और धीमी आवाज निकली। सीटू फैन जोर से कांप उठा और उसे लगा कि उसकी असली एनर्जी उसके डेंटियन से ऐसे निकल रही है जैसे कोई बाढ़ का दरवाजा खुल गया हो। पलक झपकते ही उसकी सारी असली एनर्जी बिना किसी निशान के गायब हो गई और उसकी ताकत लगभग पूरी तरह खत्म हो गई। वह पूरी तरह से निराश हो गया। तुम वाह! हाँ, मैंने तुम्हारी साधना को कमजोर कर दिया है। मैं मुसीबत से नफरत करता हूँ। अगर मैंने तुम्हारी साधना को कमजोर नहीं किया और तुम ठीक होने के 1 या 2 साल बाद बदला लेने वापस आए तो मेरे पास तुमसे निपटने के लिए ज्यादा समय नहीं होगा। सिटू फेंग को पूरी तरह से अपाहिज करने के बाद झाओ फेंग ने धीरे से जीशान को अपनी बाहों से छोड़ा और प्यार से कहा, जीशान, क्या अब भी तुम्हें गलत महसूस हो रहा है? मेरे साथ गलत नहीं हुआ, मेरे साथ गलत नहीं हुआ। जिस पल से जीशान ने युवा मालिक को देखा, मेरे लिए इस जीवन के लिए बहुत हो गया, मेरे लिए सच में बहुत हो गया। जीशान की आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि सीटू फेंग का बैकग्राउंड कितना डरावना था और वह यह भी जानती थी कि सीटू फेंग को इस तरह टॉर्चर करने के लिए झाओ फेंग पर कितना प्रेशर था। झाओ फेंग ने बस उसका बदला लिया। उसमें क्या खूबी या काबिलियत है? वह तो बस एक मामूली नौकरानी थी। हाँ, बेवकूफ लड़की, तुम यह सब क्यों कह रही हो? जब तक तुम्हारे साथ गलत नहीं हुआ है, बस यही मायने रखता है। झाओ फेंग ने धीरे से जीशान की नाक पर चुटकी काटी। इस बार शर्माने के बजाय जीशान ने अचानक झाओ फेंग को अपनी बाहों में भर लिया और अपना सिर उसकी छाती में गहराई से छिपा लिया। जैसे ही जवान लड़की का मुलायम खुशबूदार शरीर उसकी बाहों में आया और जीशान से आ रही मनमोहक खुशबू को सूंघा, झाओ फांग, जो 2 बार वर्जिन था, शर्म से तुरंत उत्तेजित हो गया। इस आदमी के मन में तुरंत ही जीशान की देखभाल करने का विचार आया। लानत है मेरी विल पावर पर। मेरी विल पावर कहाँ है? झाओ दा गुआनरेन मन ही मन दहाड़ा। उसने अपने दिल में रोमांटिक विचारों को दबाने के लिए गहरी सांसें लीं। अगर नीमा भी जीशान से शादी करना चाहती तो उसे असल में ऐसा करने से पहले सभी जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती, जिसमें एक बड़ी बारात और जिंदगी भर का कमिटमेंट शामिल था। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। झाओ फेंग ने खुद से मंत्र की तरह कहा, फिर जीशान के साथ चला गया। उसे युद्ध की तैयारी करनी होगी। चेन कैशन ने उसे एक बार अपाहिज बना दिया था और कौन जानता है कि यह सुनने के बाद कि वह पहले जैसा हो गया है, वह उसे दूसरी बार अपाहिज बनाने के लिए यीशुई शहर नहीं आएगा। इसके अलावा 18 साल पहले झाओ परिवार के उस बड़े जीनियस के लिए उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था, इसलिए उसे उस जीनियस के बारे में सच्चाई का पता लगाना था। बिना किसी कारण के किसी और का दोष अपने ऊपर लेना झाओ दा गुआनरेन का स्टाइल नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों ने उसे और जीशान को परेशान किया, उनमें से 3 झाओ भाई, झाओ दानियों और दूसरे लोग, साथ ही यह सिटू फैंग, सभी को उसने मार डाला या अपाहिज बना दिया। उसने अपना गुस्सा निकाला, लेकिन उसके सीने का गुस्सा अभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकला था। अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे अभी भी उस कमीने झाओ जुआन से हिसाब बराबर करना था। अध्याय 20 षड्यंत्र। झाओ फेंग जीशान के साथ अकड़कर चला गया। झाओ फांग के रूम नंबर 1 से निकलने के लगभग आधे अगरबत्ती के बराबर समय के बाद और होंगताई क्लब से निकलने के बाद भी किसी ने हिम्मत करके रूम नंबर 1 में घुसने की हिम्मत नहीं की। झाओ फेंग ने जो शक्ति दिखाई थी वह सचमुच भयानक थी। जो मेहमान असल में यह तमाशा देखने आए थे, वे सभी डर गए थे। सीटू फैन को देखकर, जो हेवनली रैंक के रूम नंबर 1 में जमीन पर पड़ा था, अंधा था, उसके पैर टूटे हुए थे, हाथ जख्मी थे और उसकी साधना खत्म हो गई थी। अभी भी बहुत खून बह रहा था और वह दर्द से चिल्ला रहा था। हर किसी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। यह बहुत बेरहम है। लगभग 1 कप चाय पीने में लगने वाले समय के बाद खतरनाक बख्तरबंद सैनिकों के कई ग्रुप होंगताई क्लब हाउस में घुस आए और रूम नंबर 1 में घुस गए। हान परिवार की थंडर आर्मी के तीसरे स्क्वाड का कैप्टन, जिसे झाओ फेंग ने अभी अभी निपटाया था, भी सैनिकों में शामिल था। यह थंडर आर्मी के तीसरे स्क्वाड का कैप्टन था, जो झाओ फेंग से निपटने के बाद भी गुस्से में था और तुरंत हान परिवार के पास लौट आया ताकि थंडर आर्मी के दूसरे स्क्वाड को बुला सके, जिसमें थंडर आर्मी के कमांडर के तहत सबसे ताकतवर फाइटर हान गैंग भी शामिल था।
वह झाओ फेंग से बदला लेने के लिए होंगताई क्लब में लौट आया है। लेकिन जब वह रूम नंबर 1 में वापस गया तो उसे हैरानी हुई, झाओ फांग कहीं नहीं मिला। बस एक अंधा आदमी बचा था जिसके हाथ पैर नहीं थे। वह जमीन पर पड़ा दर्द से चिल्ला रहा था। क्या चल रहा है? यह अंधा आदमी इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? थंडर आर्मी की तीसरी टीम का कैप्टन शक से भरा हुआ था। उसके बगल में खड़े लंबे और ज्यादा मजबूत नौजवान ने अचानक अपना एक्सप्रेशन बदल दिया। वह हट्टा कट्टा नौजवान हान गैंग था। थंडर आर्मी में हान गैंग का पद तीसरे स्क्वाड के कैप्टन से कहीं ज्यादा था। जाहिर है ऊंचे लेवल के मामलों की उनकी जानकारी और समझ भी तीसरे स्क्वाड के कैप्टन से कहीं ज्यादा थी। इसलिए जब वह नंबर 1 कमरे में दाखिल हुआ और सीटू फैंग को जमीन पर पड़ा दर्द से चीखते हुए देखा तो उसे लगा कि वह कुछ जाना पहचाना लग रहा है। आखिरकार हान परिवार की ताकत झाओ परिवार से कम नहीं थी। अगर झाओ जुआन को अपने चैनल से सितू फांग के यिशुई शहर में आने के बारे में पता चल जाता तो हान परिवार को भी इसके बारे में पता चल जाता। लेकिन क्योंकि सीटू फेंग का रुतबा बहुत बड़ा था और झाओ जुआन ने सीटू फेंग की अच्छी तरफ आने का मौका पकड़ लिया था, इसलिए हान परिवार ने सीटू फेंग को जल्दबाजी में परेशान करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उन्हें परेशान न करने का मतलब यह नहीं है कि वे ऐसा नहीं करना चाहते। हान परिवार सीटू फैंग के अच्छे पक्ष में आने और बिलुओ काउंटी में अपने परिवार का प्रभाव बढ़ाने का सपना देखता है। इसलिए इस दौरान हान परिवार के बड़े लोग यह सोच रहे थे कि सीटू फैंग के करीब कैसे पहुंचा जाए ताकि उसे नफरत महसूस न हो। हान परिवार के सबसे होनहार नौजवानों में से एक होने के नाते हान गैंग ने स्वाभाविक रूप से सीटू फेंग का पोर्ट्रेट देखा था और उसने हान परिवार की इस चर्चा में भी हिस्सा लिया था कि सीटू फेंग से कैसे संपर्क किया जाए। इसलिए उन्होंने सीटू फैंग को पहचान लिया। इसलिए जैसे ही वह नंबर 1 कमरे में दाखिल हुआ उसे लगा कि जमीन पर पड़ा दर्द से चीखता हुआ व्यक्ति जाना पहचाना लग रहा है। पहली नजर में वह सीटू फैंग को क्यों नहीं पहचान पाया? सीटू फैंग को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका चेहरा चोटिल और सूजा हुआ था, उसकी आंखें लाल थीं और उसे पहचानना लगभग मुश्किल हो गया था। हान गैंग ने गहरी सांस ली, धीरे धीरे सीटू फैंग के पास गया और सीटू फैंग को ध्यान से देखा। जितना वह देखता उतना ही उसका चेहरा कांपता और उसकी आंखों में डर भी दिखाई देता। कुछ बहुत बुरा हुआ है, कुछ बहुत बुरा हुआ है। यंग मास्टर सीटू ऐसे कैसे हो गए? जल्दी से यिशुई सिटी के सिटी लॉर्ड झांग को इन्फॉर्म करो और जल्दी से क्लैन लीडर को इन्फॉर्म करो। यिशुई सिटी पर आसमान गिर रहा है। हान गैंग को अब यकीन हो गया है कि उसके सामने जो अंधा आदमी है, जिसके हाथ कट गए हैं, पैर टूट गए हैं और जिसकी साधना नष्ट हो गई है, वह सीटू फैंग है जो बिलुओ काउंटी सिटी लॉर्ड का दूसरा युवा गुरु है। वह चौंक गया। सीटू फैंग एक 1 स्टार मार्शल जनरल और जुआनजी सेक्ट का अंदरूनी शिष्य है। अपनी साधना और लड़ाई की ताकत के साथ वह यिशुई शहर में सबसे शानदार इंसान है। कौन उसे इस तरह पीट सकता था? उसे डर था सीटू फेंग का यिशुई शहर में इतना बुरा हाल हुआ था। कौन जानता था कि बिलुओ काउंटी शहर का मालिक सीटू किस तरह का गुस्सा दिखाएगा? क्या यिशुई शहर इस गुस्से का सामना कर पाएगा? झाओ परिवार। झाओ जुआन घबरा कर भागा और तुरंत अपने पिता झाओ में को ढूंढने चला गया। पिताजी, आपको मुझे बचाना होगा। मुझे नहीं पता कि झाओ फेंग ने हाल ही में क्या सामना किया है, लेकिन उसने न केवल अपनी साधना वापस पा ली है बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत भी लग रहा है। यहाँ तक कि बिलुओ काउंटी के शहर के मालिक का दूसरा बेटा सीटू फेंग भी उसके खिलाफ कोई जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं करता। मैंने उसके साथ इतना बुरा काम किया है, वह मुझे हरगिज नहीं छोड़ेगा। चुप हो जाओ। अगर तुम मुसीबत में इस तरह घबराओगे तो तुम क्या बड़ा काम कर पाओगे? झाओ मेंग ने झाओ जुआन पर ठंडी आवाज में गुर्राया। वह झाओ जुआन के रिएक्शन से बहुत नाखुश थी। इस समय झाओ मेंग का एक्सप्रेशन भी बहुत गंभीर था। झाओ जुआन ने झाओ फेंग को इस दौरान किए गए सभी काम पहले ही बता दिए थे। वह समझ गया कि इस समय झाओ जुआन और झाओ फेंग पक्के दुश्मन थे और उनके बीच मौत तक लड़ाई तय थी। वह झाओ फेंग को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता था। झाओ फेंग झाओ परिवार की दूसरी पीढ़ी में सबसे ताकतवर था और पिता के बाद झाओ परिवार में सबसे ताकतवर था। यहाँ तक कि फॉरबिडन मार्शल आर्मी का कमांडर झाओ जियोन भी उससे कमतर था। लेकिन झाओ फांग अब ऐसा व्यक्ति है जिससे सीटू फांग भी डरता है। झाओ मेंग को सीटू फेंग के बारे में भी कुछ पता था। हालांकि सीटू फेंग की साधना और लड़ने की ताकत उससे थोड़ी कम थी, लेकिन अंतर ज्यादा नहीं था। जिस व्यक्ति से सीटू फेंग डरता है उसे झाओ मेंग शायद हरा न पाए। धत तेरे की। 18 साल पहले झाओ झान ने मेरा दम घोंट दिया था। मैं साफ तौर पर झाओ परिवार की दूसरी पीढ़ी का सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन बूढ़े आदमी ने झाओ झान को युवा मास्टर बनाने पर जोर दिया। झाओ झान को आखिरकार दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा, लेकिन 18 साल बाद उसके बेटे ने वास्तव में मेरे बेटे से बेहतर करने की कोशिश की। मैं इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा। झाओ मेंग के माथे की नसें उभर आईं और उसके पास खड़ी झाओ जुआन की सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। उसे थोड़ा बहुत याद था कि जब वह बहुत छोटा था तो उसने झाओ झान नाम सुना था। वह आदमी झाओ परिवार का एक मशहूर आदमी लगता था, लेकिन वह व्यक्ति एक टैबू जैसा लग रहा था। कबीले के मुखिया ने किसी भी स्थिति में किसी को भी उस नाम का उच्चारण करने से सख्त मनाही का आदेश जारी किया था। जुआन एर, तुम आजकल मेरे साथ रह रही हो।
मैं देखना चाहता हूं कि वह बदमाश झाओ फेंग तुम्हें कैसे परेशान करेगा। झाओ मेंग की बातें सुनकर झाओ जुआन का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। और क्या उस बच्चे झाओ फेंग ने 3 झाओ भाइयों, झाओ दानियों के बच्चों और झाओ डेलो को नहीं मारा? तीनों झाओ भाई और झाओ दानियों के बदमाशों का गैंग सभी परिवार के बाहर मरे और कोई भी यह साबित नहीं कर सकता कि झाओ फेंग ने ही उन्हें मारा था। लेकिन वह बूढ़ा कमीना झाओ डेलू अपने ही परिवार में मर गया। इसके अलावा झाओ डेलू के मरने से पहले कई लोगों ने उस बदमाश झाओ फेंग को झाओ डेलू को बंधक बनाते और उसे धमकाते हुए देखा था। हम बस यही कहेंगे कि उस छोटे बदमाश झाओ फेंग ने ही झाओ डेलू को मारा था। उस बदमाश झाओ फेंग के पास इसे गलत साबित करने का कोई तरीका नहीं होगा। हम परिवार के पक्के नियम भाई बहनों की हत्या करने की सख्त मनाही करते हैं। जो कोई भी उन्हें तोड़ेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। मैं देखना चाहता हूं कि वह बदमाश झाओ फेंग मौत की धमकी देकर किस तरह की मुसीबत खड़ी कर सकता है। अध्याय 21 कानून प्रवर्तन और परीक्षण। झाओ फेंग और जीशान जल्दी से झाओ परिवार के पास लौट आए। जैसे ही दोनों झाओ परिवार के गेट में घुसे, झाओ फेंग ने देखा कि इंपीरियल गार्ड्स की एक टीम सीधी पीठ और ठंडे चेहरे के साथ गेट पर पहरा दे रही है। जब इस टीम के कैप्टन ने झाओ फेंग को देखा तो उसकी आंखों में एक उलझन भरी नजर आ गई और फिर उसने ठंडी आवाज में झाओ फेंग से कहा, झाओ फेंग, तुम क्रॉसफायर में फंस गए हो, मेरे साथ आओ। झाओ फेंग हैरान रह गया, मेरा बिजनेस एक्सपोज हो गया है, मेरे भाई के साथ क्या गलत हो सकता है? हालांकि उसे समझ नहीं आया। झाओ फेंग ने कहा, ठीक है, तुम आगे बढ़ो, तुम्हें जहां जाना है जाओ। झाओ फेंग निडर है। अपनी अभी की साधना और लड़ाई की ताकत के साथ उसे यिशुई शहर का सबसे ताकतवर कहा जा सकता है। भले ही इंपीरियल गार्ड्स ने यह फॉर्मेशन बनाया हो, भले ही कोई अंधेरे में उसके खिलाफ साजिश रच रहा हो, लेकिन पूरी ताकत के सामने सबसे आसान स्कीम भी मजाकिया हो जाती हैं। वह 2 मकसद से झाओ परिवार के पास लौटा, जिनमें से एक था झाओ जुआन के साथ हिसाब किताब बराबर करना। हालांकि वह यह नहीं समझ पा रहा था कि इंपीरियल गार्ड्स उसके साथ डील करने में क्यों शामिल होंगे, लेकिन उसे 60 यकीन था कि यह मौजूदा स्थिति ज्यादातर झाओ जुआन की ही बनाई हुई है। तुम कमीने, जब तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ ठीक से खेलूंगा। झाओ ने मन ही मन उपहास किया, लेकिन वह शांत रहा और धीरे धीरे इंपीरियल गार्ड के पीछे पीछे चला। इंपीरियल गार्ड्स झाओ फेंग और जीशान को लॉ एनफोर्समेंट बिल्डिंग में ले गए। एनफोर्समेंट बिल्डिंग वह जगह है जहां झाओ कबीला अपने सदस्यों को कबीले के नियम तोड़ने पर सजा देता है। अंदर टॉर्चर के कई हथियार हैं और झाओ कबीले का सबसे बेरहम और निर्दयी एनफोर्समेंट एल्डर है। झाओ परिवार के सदस्य एनफोर्समेंट टावर से सबसे ज्यादा डरते हैं। एक बार एनफोर्समेंट बिल्डिंग के अंदर जाने पर किसी को सजा दी जाएगी और इतना टॉर्चर किया जाएगा कि उसकी जिंदा खाल खींच ली जाएगी। अगर सजा थोड़ी ज्यादा हो तो कोई अपाहिज हो सकता है। अगर यह और भी ज्यादा हो तो कोई एनफोर्समेंट बिल्डिंग के अंदर अपनी जान गंवा सकता है और कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। कबीले के नियम इतने सख्त हैं कि एनफोर्समेंट टावर झाओ परिवार के सदस्यों के लिए नरक जितना डरावना है। लॉ एनफोर्समेंट बिल्डिंग के सामने खड़ी जीशान का नाजुक शरीर थोड़ा कांप रहा था। झाओ परिवार में पली भी होने के कारण वह लॉ एनफोर्समेंट बिल्डिंग से डरती थी। झाओ फेंग ने मजाक उड़ाया। उसने जीशान की पीठ थपथपाई ताकि उसका टेंशन और डर कम हो जाए और लॉ एनफोर्समेंट बिल्डिंग में लोगों को ठंडे दिमाग से देखा। लॉ एनफोर्समेंट के एल्डर झाओ जुआन के पिता झाओ मेंग, फॉरबिडन आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर झाओ जियोनक, फॉरबिडन आर्म्ड फोर्सेस के सेकंड स्क्वाड के कैप्टन झाओ फेंग, पूरा ग्रुप आ गया है। उस कमीने झाओ जुआन ने मुझसे निपटने के लिए सच में बहुत कुछ किया है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कमीने मुझसे कैसे निपटने का प्लान बना रहे हो। झाओ फेंग का मजाक और भी बढ़ गया। झाओ फेंग अपराधी। दुबले पतले पुलिस वाले झाओ जुआन पुलिस बिल्डिंग की लॉबी के बीच में बैठे थे। झाओ फांग को देखते ही वह तुरंत गहरी आवाज में चिल्लाए। इंपीरियल गार्ड के कई सैनिक तुरंत झाओ फेंग के चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसे लॉ एनफोर्समेंट बिल्डिंग में ले जाने का इरादा किया। यहां से चले जाओ, मैं खुद चल सकता हूं। झाओ फेंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, जिससे फर्स्ट स्टार जनरल की आभा का एक निशान निकला, जिससे उसके पास आए कुछ इंपीरियल गार्ड सैनिक तुरंत डर गए। फिर वह जिशान को साथ लेकर लॉ एनफोर्समेंट बिल्डिंग में घुस गया। जिशान, डरो मत। जब युवा मालिक यहाँ हैं तो सोचो। बिलवो काउंटी शहर के दूसरे युवा मालिक को युवा मालिक ने बहुत बुरी तरह पीटा था। क्या तुम्हें लगता है कि ये मुर्गियां और कुत्ते इस युवा मालिक के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? बस आराम करो। चलते समय झाओ फेंग ने जीशान को धीरे से दिलासा दिया। एनफोर्समेंट बिल्डिंग में लोगों की तरफ देखा तक नहीं। उसके घमंडी व्यवहार से झाओ जुआन के दांत खट्टे हो गए। उसने चाहा कि वह दौड़कर झाओ फेंग को तुरंत मार डाले। जीशान की भावनाएं धीरे धीरे स्थिर हो गईं। झाओ फेंग भी कानून लागू करने वाले अधिकारी एल्डर झाओ जुआन के सामने रौबदार तरीके से खड़ा था। तुम हिम्मत वाले झाओ फेंग, तुम एनफोर्समेंट बिल्डिंग में घुस गए हो और अब एनफोर्समेंट एल्डर्स का सामना कर रहे हो। तुम घुटने क्यों नहीं टेक देते? झाओ जुआन ने झाओ फेंग पर गुस्से से चिल्लाया। झाओ जुआन, तुमने अभी भी मेरे सामने ऐसी हरकत करने की हिम्मत की? मैं तुमसे अभी निपट लूंगा। क्या तुम मुझ पर यकीन करते हो?
झाओ फेंग ने झाओ जुआन को घूरा। उसकी आंखें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे वह कोई मुर्गा हो जिसे काटा जाना है। तुम। सबके सामने झाओ फेंग से इतनी बेइज्जती होने पर झाओ जुआन का चेहरा तुरंत लाल हो गया, लेकिन उसने झाओ फेंग के साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं की। वह भारी मन से लॉ एनफोर्समेंट एल्डर झाओ चुआन से बस इतना ही कह सका, एल्डर आप देखिए, यह बदमाश आपके सामने इतना खूंखार और घमंडी है, मुझे धमका रहा है। आप सोच सकते हैं कि यह बदमाश आम दिनों में कितना कानून तोड़ने वाला होगा। झाओ चुआन ने सिर हिलाया, उसका चेहरा उदास हो गया। उसने झाओ फेंग से रूखेपन से कहा, झाओ फेंग तुम बहुत आगे निकल गए हो। क्या मैं घमंड कर रहा हूं? मुझे लगता है कि यह तुम हो जो बहुत ज्यादा घमंड कर रहे हो। झाओ फेंग का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। उसने झाओ चुआन को घूरा और कहा, मैं कबीले के लीडर का अपॉइंट किया हुआ यंग मास्टर हूं। पूरे झाओ परिवार में कबीले के लीडर के अलावा मुझे जज करने का हक किसे है? आप तो बस एक मामूली लॉ एनफोर्समेंट वाले बड़े आदमी हैं, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन भी है? तुमने इंपीरियल गार्ड्स से मुझे इस एनफोर्समेंट टावर तक पहुंचाया। तुम अनजान अंधे बूढ़े मूर्ख, क्या तुम्हें अपना जुर्म पता है? तू मैं से आपका क्या मतलब है? कानून लागू करने वाले एक बड़े आदमी के तौर पर आपने जानबूझकर कानून तोड़ा और जुर्म किया। आपके जुर्म की सजा और भी ज्यादा होनी चाहिए। झाओ चुआन की बोलती बंद हो गई। वह झाओ परिवार का लॉ एनफोर्समेंट एल्डर था, जो झाओ परिवार के पक्के नियम कानूनों का इंचार्ज था। वह हमेशा सख्त और अड़ियल रहता था और झाओ परिवार के लगभग सभी सदस्य उससे डरते थे। कब किसी ने उसके मुंह पर इस तरह उसे डांटने या बेइज्जत करने की हिम्मत की है? लेकिन झाओ फेंग गलत नहीं था। झाओ परिवार के युवा मालिक के तौर पर सिर्फ कबीले का नेता ही उसे जज करने के लायक था। लेकिन क्लैन लीडर अभी अकेले में है और उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। इसके अलावा वह खुद को झाओ परिवार में बहुत इज्जतदार और अनुभवी मानता है और क्लैन लीडर की ही पीढ़ी का मानता है। इसलिए जब झाओ मेंग ने उनसे संपर्क किया और उनसे झाओ फेंग को जज करने के लिए कहा, तो उन्होंने बिना सोचे समझे सहमति दे दी। आखिरकार हालांकि झाओ फेंग अभी भी नाम के लिए झाओ परिवार का युवा मालिक है, लेकिन हर कोई जानता है कि वह एक बेकार आदमी है। ऐसा निकम्मा झाओ परिवार का युवा मालिक बनने के लायक नहीं है। ऐसा निकम्मा झाओ परिवार के लिए शर्म की बात है अगर वह युवा मालिक बन जाए। इसलिए झाओ चुआन भी झाओ फेंग को पकड़ने के लिए इस मौके का फायदा उठाना चाहता था, भले ही झाओ फेंग उस व्यक्ति का बेटा हो। लेकिन तो क्या? झाओ परिवार बेकार लोगों को अपने आसपास नहीं रखता। लेकिन किसने सोचा होगा कि झाओ फेंग इतना घमंडी होगा और उसके और इतने सारे लोगों के सामने भी उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। झाओ फेंग तुम सच में बहुत आगे निकल गए हो। झाओ मेंग, जो झाओ चुआन के बगल में बैठा था, अचानक बोला। क्लीन के नियमों के अनुसार एनफोर्समेंट एल्डर आपको जज करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन चुप रहो। झाओ मेंग ने अभी बोलना ही खत्म किया था कि झाओ फेंग ने उसका गला घोंट दिया। झाओ मेंग, तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम्हें इस एनफोर्समेंट टावर में बोलने का भी हक है? तुम और तुम्हारा धोखेबाज बेटा एक ही खानदान के हो। यह जवान मालिक तुम्हें देरसवेर निपटा देगा। तुम झाओ मेंग का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। झाओ फेंग सच में अनप्रेडिक्टेबल है, वह उसे बोलने का मौका भी नहीं देता। पर्याप्त। झाओ चुआन ने टेबल पर हाथ पटका और झाओ फेंग पर चिल्लाया, झाओ फेंग, इतना घमंडी मत बनो। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम यंग मास्टर हो तुम गलत काम कर सकते हो। क्लैन के नियम कहते हैं कि अगर क्लैन लीडर क्लैन के नियम तोड़ता है तो उसे किसी भी दूसरे क्लैन मेंबर की तरह ही सजा मिलती है। आप जैसे किसी को तो छोड़ ही दीजिए जो सिर्फ एक छोटा सा मास्टर है। अब किसी ने आप पर क्लैन के एक आदमी की हत्या का आरोप लगाया है। आपने क्लैन के नियम तोड़े हैं और आपको सजा मिलनी चाहिए। क्लैन लीडर अकेले में है और आपसे पूछताछ नहीं कर सकता। कानून लागू करने वाले बड़े आदमी के तौर पर मैं कुछ समय के लिए क्लैन लीडर के फैसले की जिम्मेदारी लेने के काबिल हूं। चैप्टर 22, युवा मालिक पर झूठा आरोप लगाने पर क्या जुर्म किया जाना चाहिए? झाओ फेंग, तुम बेरहम और कानून तोड़ने वाले हो। तुमने झाओ डेकवान, झाओ डेरेन, झाओ दानियू और अपने कबीले के दूसरे सदस्यों की बेरहमी से हत्या की है। क्या तुम यह जुर्म मानते हो? झाओ चुआन ने फिर से टेबल पर अपना मुक्का मारा और लॉ एनफोर्समेंट बिल्डिंग के कई गार्ड्स ने तुरंत झाओ फेंग को घेर लिया। उनके लोहे के हॉलबर्ट्स जमीन पर जोरदार आवाज के साथ गिरे। एक अनदेखी डरावनी आभा ने तुरंत लॉ एनफोर्समेंट बिल्डिंग के पूरे हॉल को भर दिया। अगर किसी मार्शल आर्टिस्ट को, जिसकी साधना कम हो या जो डरपोक स्वभाव का हो, यहाँ रखा जाए तो वे शायद तुरंत डर के मारे पागल हो जाएंगे। लेकिन झाओ फेंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने होंठ सिकोड़कर कहा, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं यह मान लूं? तुम कहते हो कि मैंने झाओ डेकवान और उसके आदमियों को मारा, तो क्या मैंने सच में उन्हें मारा? मुझे उन्हें मारते हुए किसने देखा? मैं तो यही कहूंगा कि तुमने झाओ गुआंग को मारा। झाओ जियान कहाँ हैं? झाओ गुआंग और झाओ जियान झाओ कबीले के सदस्य थे, जो कुछ साल पहले कहीं और अनुभव लेने के लिए परिवार छोड़कर चले गए थे। परिवार छोड़ने के बाद झाओ कबीले के वे लोग कभी वापस नहीं लौटे। अफवाह है कि वे लोग वहां मर गए हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उन लोगों को किसने मारा। इसलिए झाओ फेंग अब सीधे झाओ चुआन के हाथों में आ गया है।
वैसे भी किसी ने उसे 3 झाओ भाइयों और झाओ दानियों और उनके गिरोह को मारते हुए नहीं देखा। अगर झाओ चुआन ने जोर दिया कि वह झाओ डेकुआन और दूसरों के साथ था, तो वह स्वाभाविक रूप से इस बात पर जोर दे सकता था कि झाओ चुआन ने झाओ जियान और दूसरों को मारा। बेतुका। झाओ चुआन की दाढ़ी गुस्से से कांप उठी। क्या बकवास है। झाओ चुआन जितना गुस्सा होता गया, झाओ फेंग की आवाज उतनी ही तेज होती गई। क्योंकि हम पहले ही लाइन पार कर चुके हैं, तो क्या हम सच में इस बूढ़े आदमी को कोई चेहरा देंगे? झाओ फेंग, बकवास बंद करो। लॉ एनफोर्समेंट एल्डर का क्या स्टेटस है? वह अपने ही कबीले के सदस्य को कैसे मार सकता है? झाओ मेंग ने फिर कहा। चुप रहो। मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें यहां बोलने का कोई अधिकार नहीं है। झाओ फेंग झाओ मेंग से और कुछ नहीं कहना चाहता था। यह कमीना उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए वह इस कमीने को तब तक काबू में रखेगा जब तक उसका दम न घुट जाए। झाओ मेंग का चेहरा गुस्से से और भी ज्यादा बैंगनी हो गया। हालांकि वह झाओ फांग से एक पीढ़ी बड़ा था, लेकिन झाओ परिवार में हैसियत के मामले में वह वाकई झाओ फांग से कमतर था। असल में इस लॉ एनफोर्समेंट बिल्डिंग में कोई भी व्यक्ति झाओ फेंग जितना महत्वपूर्ण नहीं है। झाओ फेंग ने अपने स्टेटस का इस्तेमाल करके उस पर दबाव डाला और वह सच में इसका खंडन नहीं कर सका। उसे बोलने दो। झाओ फेंग, जिस आदमी ने तुम्हारी रिपोर्ट की है वह झाओ मिंग है। कबीले के नियमों के हिसाब से वह मेरे सामने तुम्हारा सामना करने, तुम्हारे गुनाहों को एक एक करके बताने और तुम्हें तुम्हारा गुनाह साबित करने के काबिल है, झाओ चुआन ने कहा। ठीक है, उसे बोलने दो। मैं सुनना चाहता हूं कि वह क्या बकवास करता है। तुम्हारी बातें गंदी हैं और तुम में जरा भी क्लास नहीं है। तुम झाओ परिवार के लिए शर्म की बात हो, मुझे झाओ परिवार का युवा मालिक समझ रहे हो। झाओ मिंग ने अपनी छाती की जकड़न को कम करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं, फिर ठंडे स्वर में झाओ फेंग का मजाक उड़ाया। बकवास। तुम बिल्कुल नासमझ हो। झाओ मिंग पागल हो रहा था। उसे लगा कि वह झाओ फेंग पर और ध्यान नहीं दे सकता, वरना उसे डर था कि वह सच में उससे पागल हो जाएगा। वह झाओ चुआन की ओर मुड़ा और बोला, लॉ एनफोर्समेंट के बड़े साहब, प्लीज मुझे यह रिपोर्ट करने दो कि झाओ फेंग, यह शैतान, बहुत खतरनाक है। उसने न सिर्फ झाओ डेकवान और दूसरों को बेरहमी से मारा, बल्कि मेरे झाओ परिवार के मैनेजर झाओ डेलू को भी सबके सामने किडनैप कर लिया। झाओ फेंग एक चालाक बदमाश है। एल्डर लॉ एनफोर्समेंट की शान के बावजूद उसने झाओ डेकवान और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से साफ इनकार किया। लेकिन कई कबीले के लोगों ने झाओ डेलू को किडनैप करते और उसके साथ बुरा बर्ताव होते देखा। इंपीरियल गार्ड की दूसरी टीम के कैप्टन झाओ फेंग इस बात की गवाही दे सकते हैं, और 20 से ज्यादा दूसरे कबीले के लोग भी ऐसा ही कह सकते हैं। उन सबने झाओ फेंग को देखा, उस बेचारे को, झाओ डेलू को नुकसान पहुंचाते हुए। वे इस बेचारे को अब और बहाने बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। झाओ चुआन ने सुनते हुए बार बार सिर हिलाया, और जब झाओ मिंग ने बोलना खत्म किया तो उसने झाओ फेंग की तरफ देखा। लेकिन यह सच है। कुछ घंटे पहले ही झाओ फेंग ने मेरे सामने झाओ डेलू को घायल कर दिया था। उस समय मैं झाओ फेंग का मुकाबला नहीं कर सकता था और झाओ डेलू को बचा नहीं सकता था। झाओ फेंग ने भी मुझ पर दबाव डालने के लिए यंग मास्टर के तौर पर अपने रुतबे का इस्तेमाल किया, इसलिए मेरे पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। झाओ चुआन को अपनी ओर देखते हुए देखकर झाओ फेंग ने गहरी आवाज में कहा, उस समय मुझे लगा कि झाओ फेंग गलत था, इसलिए मैं तुरंत इंपीरियल गार्ड के पास लौटा और कमांडर को मामले की सूचना दी। उम्मीद है कि कमांडर मामले को संभाल लेंगे। तो कमांडर झाओ जियोंग को भी इस बारे में पता है? झाओ चुआन ने फिर अपनी नजर इंपीरियल गार्ड के कमांडर झाओ जियोंग की ओर घुमाई। मुझे पता है कि जब झाओ फेंग ने मुझे यह बताया तो मैं तुरंत झाओ फेंग को लेकर झाओ फेंग को ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन जब मैं उस जगह पहुंचा जहां झाओ फेंग ने झाओ डेलू को बंधक बना रखा था, तो झाओ फेंग पहले ही गायब हो चुका था और जमीन पर सिर्फ झाओ डेलू की बॉडी बची थी। झाओ चुआन के सवाल के जवाब में झाओ जियोनग ने सहमति में सिर हिलाया। इससे पहले झाओ मिंग ने खास तौर पर उनसे मुलाकात की थी और उनसे इस बात पर जोर देने को कहा था कि झाओ फांग ने ही झाओ डेलू को मारा है। झाओ मिंग और वह भाई थे और दोनों के बीच अच्छे रिश्ते थे। इसके अलावा झाओ जियोंग झाओ फेंग को नीची नजर से देखता था, यह मानते हुए कि झाओ फेंग ने उस आदमी को बदनाम किया है और वह उस आदमी का बेटा होने के लायक नहीं है। इसके अलावा उनका यह भी मानना था कि झाओ फांग, जो अब एक बेकार इंसान है, अब झाओ परिवार का युवा मालिक बनने के लायक नहीं है। इसलिए वह झाओ मिंग की रिक्वेस्ट पर तुरंत मान गया, भले ही उसने खुद झाओ फांग को झाओ डेलू को मारते हुए नहीं देखा था। झाओ फेंग, अब जब गवाही पक्की हो गई है तो तुम्हें और क्या कहना है? क्या मुझे अब भी उन 20-30 कबीले के लोगों को एक एक करके तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए यहां लाना होगा? झाओ चुआन ने फिर से झाओ फेंग की तरफ देखा, उसकी आवाज ठंडी थी। बेशक मुझे कुछ कहना है। झाओ फेंग ने झाओ फेंग की तरफ इशारा किया, जिससे झाओ फेंग इतना चौंक गया कि वह जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। उसे डर था कि कहीं झाओ फेंग की उंगली से तलवार की चमक न निकल जाए। उसे अच्छी तरह याद था कि झाओ फेंग की उंगलियों से निकली तलवार की एनर्जी की वजह से उसके लिए अपने लोहे के भाले को पकड़ना भी नामुमकिन हो गया था। बाद में उसने यह भी देखा कि रिफाइंड लोहे से बने बालों में उस तलवार की एनर्जी से छेद हो गया था। उस तरह की तलवार की एनर्जी अगर वह किसी व्यक्ति को लगती है
झाओ फेंग ने इसके नतीजों की कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की। झाओ फेंग ने झाओ फेंग पर हमला नहीं किया, बल्कि पूछा, तुमने कहा था कि तुमने मुझे झाओ डेलू को मजबूर करते और उसे घायल करते देखा था, लेकिन क्या तुमने मुझे उसे मारते देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह देखकर कि झाओ फेंग की उंगलियों से कोई खतरनाक तलवार की एनर्जी नहीं निकली थी, झाओ फेंग ने बिना किसी वजह के राहत की सांस ली। झाओ फेंग का सवाल सुनकर उसने अनजाने में जवाब दिया। झाओ फेंग ने फिर इंपीरियल गार्ड्स के कमांडर झाओ जियोंग की ओर इशारा करते हुए पूछा, तुमने कहा था कि तुमने झाओ डेलू की बॉडी देखी, लेकिन क्या तुमने देखा कि यह वही यंग मास्टर था जिसने झाओ डेलू को मारा था? यह झाओ जियोनग एक पल के लिए हिचकिचाया। बोलो। झाओ फेंग अचानक गरजा। उसकी आवाज बिजली की तरह थी और वह जोर से झाओ जियोंग की तरफ बढ़ा, जिससे झाओ जियोंग चौंक गया। नहीं। बहुत अच्छा। झाओ फेंग ने तुरंत अपना रौबदार चेहरा हटाया और खुशी से कहा। उसने फिर से झाओ चुआन की तरफ देखा। लॉ एनफोर्समेंट के बड़े साहब, क्या आपने सुना? किसी ने भी इस युवा मास्टर को झाओ डेलू को मारते नहीं देखा, फिर भी आप सब कहते हैं कि इस युवा मास्टर ने झाओ डेलू को मार डाला। तुम मुझे फंसा रहे हो। झाओ फेंग ने फिर से अपनी आवाज उठाई, झाओ चुआन के कुछ कदम और पास आकर कहा, झाओ चुआन, तुम लॉ एनफोर्समेंट के एल्डर हो। मुझे बताओ, यंग मास्टर पर झूठा इल्जाम लगाने की सजा क्या है? अध्याय 23 ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन। तुम कमीने, भले ही तुमने झाओ देकवान, झाओ दानियू, झाओ डेलू और दूसरों को नहीं मारा, लेकिन सच तो यह है कि तुमने झाओ डेलू को घायल कर दिया। झाओ चुआन अचानक खड़ा हो गया, झाओ फेंग को घूरते हुए। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी, अपने ही कबीले के सदस्य को चोट पहुंचाना एक गंभीर अपराध है, और तुमने मेरे सामने एनफोर्समेंट टावर पर दहाड़ने की हिम्मत की, बिल्कुल भी तमीज नहीं दिखाई, जो कि एक गंभीर अपराध भी है। हे पापी पर पापी, हे बेचारे प्राणी, घुटने टेको और कानून के आगे झुक जाओ। झाओ चुआन की आवाज तेज होती गई और आखिर में उसका हर शब्द लॉ एनफोर्समेंट बिल्डिंग में बिजली की तरह गूंजने लगा, मानो वह सिर्फ अपनी आवाज से झाओ फेंग को दबाना चाहता हो। तुम बदबूदार कुत्ते की पात। झाओ फेंग की आवाज और तेज होती गई, सीधे झाओ चुआन से भिड़ते हुए। झाओ देकवान, वे बेवकूफ झाओ दानियू मरे हैं या घायल, इस युवा मास्टर को नहीं पता, लेकिन उस बदमाश झाओ डेलू ने सबके सामने मेरे खिलाफ साजिश रची और कई कबीले के लोगों ने यह देखा। क्लैन के नियम कहते हैं कि अगर क्लैन का कोई सदस्य यंग मास्टर के लिए गलत इरादे रखता है तो इसे देशद्रोह माना जाता है, जो एक बड़ा जुर्म है। मैंने, यंग मास्टर ने, उसे मारा नहीं बल्कि सिर्फ घायल किया, जो पहले से ही नरमी का काम है। इससे क्लैन के नियम कैसे टूटे? एक तरफा कहानी, और तुम अभी भी इससे बचने के लिए बहस करने की कोशिश कर रहे हो। पूरी बकवास। इंपीरियल गार्ड्स, तुम इस जानवर को मेरे लिए क्यों नहीं पकड़ लेते? झाओ चुआन बहुत गुस्से में था। जब से उन्होंने झाओ कबीले के लॉ एनफोर्समेंट एल्डर का पद संभाला है, किसी ने भी इस तरह उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि कबीले के लीडर को भी कुछ मामलों में उन्हें कुछ छूट देनी पड़ती है। लेकिन झाओ फेंग तो बस बहुत ही अजीब है। अगर झाओ फेंग के साथ सख्ती से पेश नहीं आया तो एक एनफोर्समेंट एल्डर के तौर पर उसकी अथॉरिटी कहाँ रहेगी? भविष्य में लोग उसकी इज्जत कैसे करेंगे? यह कहा जा सकता है कि इस समय झाओ चुआन ने झाओ फेंग से निपटने का पक्का इरादा कर लिया था। भले ही झाओ फेंग ने कबीले के नियमों का उल्लंघन न किया हो, फिर भी वह झाओ फेंग को कड़ी सजा देगा। जैसे ही झाओ चुआन ने बोलना खत्म किया, एनफोर्समेंट बिल्डिंग के अंदर इंपीरियल गार्ड्स ने झाओ फेंग को घेर लिया। इंपीरियल गार्ड्स के कमांडर झाओ जियोनग ने झाओ फेंग पर हमला करने से पहले बस थोड़ी देर हिचकिचाई। आखिरकार कानून लागू करने वाले बड़े लोग, जो कबीले के क्रिमिनल लॉ और मना की गई सेना के इंचार्ज थे, एक ही खानदान के थे। झाओ जियोंग और झाओ चुआन हमेशा अच्छे बुरे में साथ खड़े रहे थे। कमांडर, सावधान रहें, झाओ फेंग अभी बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। झाओ फेंग ने झाओ जियोंग से धीरे से कहा कि उसने पहले भी झाओ फेंग को अपनी तलवार की तेज एनर्जी छोड़ते हुए देखा था, इसलिए अब उसे झाओ फेंग से डर लग रहा है। झाओ जियोंग ने ठंडी हंसी दी और झाओ फेंग की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अजीब। जब पूरी ताकत हो तो किसी भी चीज के बारे में क्या किया जा सकता है, चाहे वह कितनी भी बुरी या चालाक क्यों न हो। वह झाओ परिवार में तीसरा सबसे ताकतवर था, लड़ने की ताकत में सिर्फ मुखिया और सुप्रीम एल्डर के बाद दूसरे नंबर पर। झाओ फेंग के अपाहिज होने से पहले वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अब वह झाओ फेंग को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता था। झाओ जियोनग को हरकत करते देख झाओ जुआन की आंखें तुरंत बहुत ज्यादा खुशी से चमक उठीं। वह लगभग देख सकता था कि झाओ फेंग को झाओ जियोनग पकड़ लेगा और फिर झाओ चुआन उसे कड़ी सजा देगा। लेकिन झाओ मेंग का चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर हो गया। झाओ जुआन ने एक बार उससे कहा था कि सिटू फेंग भी झाओ फेंग का सामना करते समय जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि झाओ जियोंग ताकतवर था, लेकिन जरूरी नहीं कि वह सिटू फेंग से ज्यादा ताकतवर हो। भले ही झाओ जियोनग झाओ फेंग को दबा न सके, लेकिन झाओ जियोनग की ताकत झाओ फेंग को अपने ट्रम्प कार्ड दिखाने के लिए मजबूर करने के लिए काफी है। इस समय लॉ एनफोर्समेंट बिल्डिंग में लॉ एनफोर्समेंट के बड़े लोग हैं जिनकी लड़ने की ताकत झाओ जियोंग से ज्यादा कम नहीं है, और मैं यहाँ हूँ। झाओ फेंग कोई परेशानी नहीं खड़ी कर पाएगा। झाओ मेंग कुछ प्लान बना रहा था। उसकी साधना हाल ही में 3 स्टार मार्शल जनरल दायरे में पहुंच गई थी,
जिससे वह लड़ाई में झाओ जियोंग से भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। तो हालांकि उनका एक्सप्रेशन गंभीर था, लेकिन वे अंदर से काफी शांत थे। इससे पहले कि झाओ मेंग अपनी बात पूरी कर पाता, झाओ फेंग ने उसे घेरकर खड़े इंपीरियल गार्ड्स के साथ लड़ाई शुरू कर दी थी। ये आम मार्शल आर्ट सैनिक ज्यादातर सिर्फ मार्शल आर्ट के ट्रेनी थे। 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल किए बिना भी झाओ फेंग सिर्फ अपनी माइटी मॉन्यूमेंट स्मैशिंग हैंड टेक्निक से उन्हें आसानी से हरा सकता था। क्या तुम मुझसे जीत नहीं सकते, इसलिए गुस्सा हो रहे हो, और जब तुम्हारा नरम रवैया फेल हो गया तो तुम जबरदस्ती कर रहे हो। झाओ फेंग की आवाज मजाक उड़ा रही थी, लेकिन उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। उसने अपनी जबरदस्त यादगार तोड़ने की टेक्निक दिखाई और बैंग 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 की आवाजें गूंजी। उसे घेरे हुए सभी आम मार्शल आर्ट सैनिक उसके हाथों उड़ गए। इस सीन ने झाओ चुआन और झाओ जियोनक को चौंका दिया। क्या उस रहस्यमयी आदमी ने झाओ फेंग को अपाहिज नहीं बना दिया था? वह अब भी इतना गुस्सैल कैसे हो सकता है? अपनी हैरानी के बावजूद झाओ जियोनक ने झाओ फेंग को गंभीरता से नहीं लिया। झाओ फेंग, तुम शैतान बच्चे, इतने घमंडी मत बनो, मैं तुम्हें गिराने आया हूं। झाओ जियोंग का बड़ा पंखे जैसा हाथ सीधे झाओ फेंग के कंधे पर पड़ा। ट्रो क्यूई उसकी हथेली पर चमक रहा था, जिससे जोर का दबाव पड़ रहा था, मानो वह झाओ फेंग को एक हथेली से घुटनों के बल दबाना चाहता हो। तुम बुरे हो, तुम्हारा पूरा परिवार बुरा है। झाओ फेंग ने जीशान को अपने पीछे छिपा लिया और धीमी आवाज में गुर्राते हुए गोल्डन लायन रोरिंग हेवन टेक्निक का इस्तेमाल किया। तेज आवाज की लहरें एक साथ मिलकर सुनहरी लहरों में बदल गईं जो झाओ जियोंग की हथेली की ओर बढ़ी। फिर झाओ फेंग ने झाओ जियोंग के कॉलरबोन पर उंगली उठाई और उसकी उंगली से लाल तलवार की एनर्जी निकली। टकराना। सुनहरी आवाज की लहर एक पल में झाओ जियोंग की हथेली से टकराई। जबरदस्त टक्कर से झाओ जियोंग का हाथ जोर से कांपने लगा, उसका पूरा शरीर थोड़ा हिलने लगा और झाओ फेंग की ओर दौड़ता हुआ उसका शरीर एक पल के लिए रुक गया। फिर लाल तलवार की एनर्जी तुरंत उसकी कॉलरबोन में घुस गई। क्लेविकल, जिसे कॉलरबोन भी कहते हैं, कंधों और गर्दन की दो हड्डियां होती हैं। अगर किसी मार्शल आर्टिस्ट के क्लेविकल में छेद हो जाए तो वह तुरंत अपनी सारी ताकत खो देगा। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि झाओ जियोनक की कॉलरबोन में 10 मेरिडियन स्वॉर्ड क्यूई से छेद किया गया है। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में यकीन नहीं हुआ जब उसने झाओ फेंग को देखा। तुम यह कैसे हो सकता है? झाओ जियोंग न केवल हैरान और अविश्वास में था, बल्कि झाओ चुआन और झाओ जियोंग दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। चाहे वह झाओ फेंग का सोनिक अटैक हो या प्योर क्रिम्सन तलवार की एनर्जी, उनकी पावर उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। यह झाओ जियोंग है। उसके पास 2 स्टार मार्शल जनरल की कल्चरल क्षमता है और वह झाओ परिवार का तीसरा सबसे ताकतवर सदस्य है। नीमा झाओ फेंग के खिलाफ एक राउंड भी नहीं टिक सका और हार गया। झाओ फेंग इतना डरावना कैसे हो सकता है? अब आपकी बारी है। झाओ जियोनक को जीतने के बाद झाओ फांग धीरे धीरे झाओ चुआन बनने की ओर बढ़ गया। झाओ फेंग, मैं परिवार का कानून लागू करने वाला बड़ा आदमी हूं। तुम मुझे छू नहीं सकते, नहीं तो तुम हमारे पुरखों के बनाए नियमों को चुनौती दोगे, जो कि बच्चों की बेइज्जती और बगावत का एक बड़ा काम है। झाओ चुआन की झाओ फेंग से डील करने की इच्छा पूरी तरह खत्म हो गई है। उसकी लड़ने की ताकत झाओ जियोंग से भी कमजोर है। झाओ जियोंग झाओ फेंग के सामने एक राउंड भी नहीं टिक पाया, तो वह झाओ फेंग के सामने क्या मुसीबत खड़ी कर सकता है? वह यह सोचकर भी डर गया कि अगर झाओ फेंग ने जो लाल तलवार की एनर्जी छोड़ी थी वह झाओ जियोंग के कंधे की हड्डी के बजाय उसके दिल पर निशाना साधी गई होती, तो क्या झाओ जियोंग अभी भी जिंदा होता? यह बहुत डरावना है। झाओ चुआन अब बस इस मुसीबत से सुरक्षित बचना चाहता है। जहां तक उसकी इज्जत की बात है, जान जाने के खतरे के सामने इज्जत कुछ भी नहीं है। अध्याय 24, झाओ मेंग की हत्या। क्या मैं तुम्हें छू नहीं सकता? मैं झाओ परिवार का युवा मालिक हूं और तुमने मुझे छूने की हिम्मत की। मैं तुम्हें क्यों नहीं छू सकता? झाओ फेंग ने अपनी हथेली को सीधा किया और उसकी तर्जनी उंगली ने हवा में झाओ चुआन को मारा। एक लाल तलवार की आभा उसकी तर्जनी उंगली के चारों ओर घूमी और पल भर में आकार ले लिया। युवा मालिक को नाराज करना मौत की सजा वाला जुर्म है। युवा मालिक पर झूठा आरोप लगाना मौत की सजा वाला जुर्म है। युवा मालिक को मारना मौत के लायक अपराध है। 3 बड़ी सजाएं, एक साथ सजा। झाओ चुआन, तुम्हारे जुर्म माफ करने लायक नहीं है, तुम्हें मौत मिलनी चाहिए। जैसे ही उसने कहा, झाओ फेंग की तर्जनी उंगलियों के बीच घूमती हुई लाल तलवार की एनर्जी निकलकर बिजली की तेजी से झाओ चुआन के बाएं घुटने की ओर बढ़ी। इसी समय झाओ मेंग, जो अब तक चुप था, ने अचानक अपना कदम उठाया। उसने अपनी कमर से अपनी लंबी तलवार निकाली और लाल तलवार की एनर्जी पर वार किया और झाओ चुआन तक पहुंचने से पहले ही उसे रोक लिया। क्लैंग। तलवार की एनर्जी स्टील ब्लेड से टकराई और जबरदस्त टक्कर से झाओ मेंग के हाथ में स्टील ब्लेड गूंजने और बजने लगा, जिससे झाओ मेंग की स्टील ब्लेड पर पकड़ लगभग छूट ही गई। झाओ मेंग का एक्सप्रेशन अचानक फिर बदल गया। वह झाओ चुआन पर चिल्लाया, लॉ एनफोर्समेंट के बड़े साहब, इस छोटे जानवर के सामने कमजोरी मत दिखाओ। क्या तुम नहीं देख सकते कि यह छोटा जानवर पहले से ही हमारे लिए जानलेवा इरादा रखता है? वह छोटा जानवर बेरहम है।
झाओ डेकवान, झाओ दानियो, झाओ डेलू और बाकी लोगों को पक्का इस छोटे जानवर ने मारा है। यह छोटा जानवर अपने ही जैसे लोगों को मारने का आदी है। अगर हम कमजोरी दिखाते हैं तो हमें तुरंत मार दिया जा सकता है। लड़ो, सिर्फ लड़कर ही हम जिंदा रह सकते हैं। झाओ मेंग की आवाज में थोड़ी डर और बेचैनी थी। वह समझ गया कि झाओ फेंग का झाओ चुआन को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। झाओ फेंग ने पहले ही झाओ चुआन के लिए जानलेवा इरादा बना लिया था, तो वह उसे कैसे जाने दे सकता था। उनके बेटे झाओ जुआन और झाओ फेंग कट्टर दुश्मन थे, इसलिए वह अब अपनी ताकत नहीं छिपा सका और झाओ चुआन को बचाने के लिए निर्णायक कदम उठाया। उसे झाओ चुआन को बचाना था, क्योंकि उसे अकेले इस बात का भरोसा नहीं था कि वह झाओ फेंग को दबा पाएगा। झाओ फेंग को हराने का कोई भी मौका पाने के लिए उसे झाओ चुआन के साथ मिलकर काम करना पड़ा। अपनी तलवार की लाल रंग की एनर्जी को अपनी ब्लेड से रोकने के बाद वह तुरंत मुड़ा और झाओ फेंग की ओर दौड़ा। उसकी असली एनर्जी फट गई और उसका स्टील का ब्लेड पहाड़ को चीरने जैसी ताकत से नीचे गिरा और सीधे झाओ फेंग के सिर पर निशाना साधा। मैं अभी तक तुम्हें कोई परेशानी देने नहीं गया और तुमने मुझे पहले अपने पंजे देने की हिम्मत की। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें अभी नरक के राजा से मिलने भेजूंगा। झाओ फेंग का चेहरा सख्त हो गया। झाओ मेंग के जबरदस्त वार का सामना करते हुए वह वहीं खड़ा रहा, न तो चकमा दिया और न ही टाला, बल्कि स्टील ब्लेड की तरफ उंगली उठाई। फुस! उसकी बीच वाली उंगली से ऑरेंज तलवार की एनर्जी निकली और पलक झपकते ही स्टील ब्लेड से टकरा गई। ब्लेड तुरंत गिर गया और तलवार की रफ्तार कुछ देर के लिए रुक गई। झाओ मेंग का तलवार पकड़े हुए हाथ एक बार फिर जोर से कांपने लगा। फुस! झाओ फेंग की रिंग फिंगर से एक और शुद्ध पीली तलवार की आभा निकली, जिसने एक पल में स्टील ब्लेड पर एक बार फिर वार किया। गिर जाना। रिफाइंड स्टील से बनी कीमती तलवार की दो एनर्जी से दो टुकड़ों में टूट गई। झाओ मेंग का हाथ, जहां उसने तलवार पकड़ी थी, वह भी जबरदस्त ताकत से टूट गया और खून बहने लगा। लेकिन झाओ मेंग का एक्सप्रेशन वैसा ही रहा। जैसे ही दूसरी प्योर येलो स्वॉर्ड एनर्जी ने स्टील के चाकू को तोड़ा, उसने अपने दूसरे हाथ से झाओ फेंग पर तीन छोटे बढ़िया स्टील के फेंकने वाले चाकू फेंके। तीनों उड़ने वाले चाकू बहुत तेज थे, लगभग झाओ फेंग की 10 मेरिडियन तलवार क्यूई जितने तेज। इस समय झाओ फेंग और झाओ मेंग सिर्फ कुछ फीट दूर थे। यह दूरी इतनी कम है कि तीनों चाकू फेंकने वाले अपनी मौजूदा स्पीड से इसे आधे सांस से भी कम समय में तय कर सकते हैं। अरे छोटे बदमाश, देखते हैं इस बार मरते हैं या नहीं। झाओ मेंग गुस्से से मुस्कुराया। ये तीन फेंकने वाले चाकू उसके लिए तुरुप का इक्का थे। जब वह अभी भी एक स्टार मार्शल अप्रेंटिस था, तो उसे अचानक चाकू फेंकने की एक सीक्रेट टेक्निक मिल गई। इस टेक्निक से सिखाया गया कि फेंकने वाले चाकू से दुश्मनों को कैसे बेहतर बनाया और मारा जाए। उड़ते हुए चाकू से दुश्मनों को मारने का यह तरीका हत्या का एक रूप है। वह 20 साल से ज्यादा समय से हत्या के इस तरीके में डूबा हुआ है और उसका अनुभव बहुत ज्यादा है और उसकी स्किल्स शानदार हैं। जब से उसने ये तीन फेंकने वाले चाकू बनाए हैं, पिछले 20 सालों में उससे ज्यादा ताकतवर साधना और लड़ाई की ताकत वाले अनगिनत दुश्मन इन तीन फेंकने वाले चाकुओं से मारे गए हैं। इसलिए किसी को कभी पता नहीं चला कि उसने चाकू फेंकने की कला में महारत हासिल कर ली थी या उसके पास ये तीन चाकू थे, क्योंकि जो भी इसके बारे में जानता था वह मर चुका था। असल में जैसे ही उसने लॉ एनफोर्समेंट बिल्डिंग में घुसते हुए झाओ फेंग को देखा, उसने झाओ फेंग से निपटने के लिए एक थ्रोइंग नाइफ का इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि झाओ फेंग ने उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला। खासकर जब उसने झाओ फेंग को हाथ के एक इशारे से झाओ जियों को अपाहिज होते देखा, तो वह झाओ फेंग से इतना डर गया कि उसका दम घुटने लगा। इसलिए भले ही उसके पास दुश्मनों को मारने के लिए चाकू फेंकने का सबसे अच्छा हुनर था, फिर भी उसने झाओ फेंग पर जल्दबाजी में हमला करने की हिम्मत नहीं की। उसे एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, झाओ फेंग को एक बड़ा झटका देने की स्ट्रेटेजी। असल में जिस पल उसने झाओ चुआन को बचाया था, उस पल से लेकर जब तक उसने झाओ चुआन से झाओ फेंग पर हमला करने के लिए उसके साथ आने की अपील की, उसने हमेशा झाओ फेंग से मौत तक लड़ने का दिखावा किया। ये सब उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। वह झाओ फेंग के लिए यह भ्रम पैदा करना चाहता था कि वह झाओ फेंग का मुकाबला नहीं कर सकता। वह झाओ फेंग को सुरक्षा का झूठा एहसास दिलाना चाहता था और फिर जब झाओ फेंग चौंक न जाए तो हमला करना चाहता था। अब वह कामयाब हो गया था। वह झाओ फेंग से 3 फीट से भी कम दूर था जब 3 उड़ने वाले चाकू पहले ही फेंके जा चुके थे। इतनी दूरी पर 3 उड़ने वाले चाकुओं की ताकत से एक आम 4 स्टार जनरल भी पक्का उनका सामना नहीं कर पाएगा और मारा जाएगा। झाओ फेंग कितना भी डरावना क्यों न हो, वह 4 स्टार जनरल नहीं हो सकता। वह कमीना झाओ फेंग बर्बाद हो गया। झाओ मेंग की डरावनी मुस्कान और चौड़ी होती गई, लेकिन एक पल में उसकी मुस्कान जम गई। वह यह देखकर डर गया कि झाओ फेंग की 5 में से 4 उंगलियों ने एक साथ 3 रंगों में तलवार की एनर्जी छोड़ी, लाल, नारंगी और पीला। 3 रंगों वाली तलवार की एनर्जी 3 लंबे इंद्रधनुष की तरह खाली जगह को चीरती हुई निकली, जिसमें ऐसी ताकत थी जो हर चीज को भेद सकती थी। जब 3 उड़ने वाले चाकू झाओ फेंग के माथे, दिल और डेंटियन से 2 फीट दूर थे, तो उन्होंने सीधे 3 उड़ने वाले चाकुओं पर वार किया। क्लैंग, क्लैंग, क्लैंग। लगभग एक साथ 3 मेटल की आवाजें आईं
और फिर तीनों फेंकने वाले चाकू जमीन पर गिर गए। हर एक के ब्लेड में एक साफ छेद था। क्या यही तुम्हारे कॉन्फिडेंस का सोर्स है कि तुम मुझ पर हाथ डालो? 3 चाकू गिराने के बाद झाओ फेंग ने ऐसा दिखाया जैसे उसने कोई मामूली काम किया हो। वह धीरे धीरे झाओ मेंग के पास गया और ठंडी आवाज में पूछा, झाओ फेंग। नहीं यंग मास्टर, यह एक गलतफहमी है, यह सब एक गलतफहमी है। झाओ मेंग टूट गया। यहां तक कि उनके पास जो तुरुप का पत्ता था वह भी झाओ फेंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। इसके बजाय झाओ फेंग ने उसे आसानी से हरा दिया। वह सचमुच शक्तिहीन था। इस समय अगर हम झाओ फेंग से सीधे लड़ते तो हम मौत को बुलावा दे रहे होते। बचने की एकमात्र उम्मीद दया की भीख मांगना है। वैसे भी झाओ फेंग को नाराज करने वाला उसका बेटा ही था। अगर बात सच में बिगड़ जाती तो वह हमेशा परिवार से पहले नेकी को रख सकता था, झाओ जुआन को छोड़ सकता था और खुद को बचा सकता था। गलतफहमी हो गई। नरक में जाओ और नरक के राजा यम से कहो कि यह एक गलतफहमी थी। झाओ फेंग ने झाओ मेंग को समझाने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। उसकी उंगलियों के बीच से एक तेज हरी तलवार की आभा निकली और एक पल में झाओ मेंग के माथे को भेद गई। तुम। झाओ मेंग ने हैरानी से झाओ फेंग को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। उसने झाओ फेंग की तरफ इशारा किया और कुछ बुदबुदाया, लेकिन आखिर में वह एक शब्द भी नहीं कह सका। उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा, फिर कभी आवाज नहीं की। अध्याय 37 हान चू का निर्णय। हान गुआंगलिंग ग्रुप के हेड के तौर पर बुजुर्ग आदमी को देखकर झाओ झेंगफेंग का एक्सप्रेशन बहुत गंभीर हो गया। वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि हान परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग था, जो आज यिशुई शहर में सिर्फ 3 5 स्टार मार्शल जनरल में से एक था। झाओ कबीले के कई सदस्य जो हान गुआंगलिंग को जानते थे, उनके हाव भाव इस समय हल्के से बदल गए थे। लेकिन जब उन्होंने ट्रेनिंग ग्राउंड पर झाओ फेंग को देखा, जो इतना रौबदार और हैरान करने वाला था जैसे युद्ध का कोई देवता धरती पर उतर आया हो, तो उनके चेहरे के भाव फिर से शांत हो गए। तो क्या हुआ अगर वह हान गुआंगलिंग है? तो क्या हुआ अगर वह आज यिशुई शहर के 3 टॉप एक्सपर्ट्स में से एक है? DQ एक 5 स्टार जनरल था, फिर भी वह हमारे कबीले के युवा मास्टर के सामने कुछ राउंड भी नहीं टिक सका। हान परिवार और झाओ परिवार पक्के दुश्मन हैं। इसी समय हान परिवार आ गया और हिंसक तरीके से उन्होंने झाओ के घर का गेट तोड़ दिया और अंदर घुस गए। थोड़ी सी भी कॉमन सेंस वाला कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि हान परिवार का आना पक्का अच्छे के लिए नहीं था। वे शायद शहर के गार्ड्स के झाओ परिवार के नरसंहार का फायदा उठाकर लूटपाट करना चाहते थे। आखिर झाओ परिवार पर हमला करने के लिए 1000 से ज्यादा सिटी गार्ड्स का इकट्ठा होना एक बहुत बड़ा हंगामा था और हान परिवार के पास सिटी गार्ड्स की हरकतों पर ध्यान न देने का कोई कारण नहीं था। मगर इससे क्या? मॉन्स्टर्स का एक और झुंड आपको एक्सपीरियंस पॉइंट्स देने आ रहा है। हाँ, बढ़िया। हान परिवार के सदस्यों को दरवाजे से अंदर आते देखकर साथ में सैकड़ों पूरी तरह से हथियारों से लैस हान परिवार की थंडर आर्मी के सैनिक भी थे। झाओ फेंग थोड़ा हैरान हुआ, फिर बहुत खुश हुआ। उसे चिंता थी कि बिलुओ चेन कबीले और बिलुओ काउंटी सिटी लॉर्ड के वंश के बीच की लड़ाई का सामना करने के लिए उसकी ताकत बहुत कम थी। अब इतने सारे लोग उसके दरवाजे पर आ गए थे कि वह बिना सोचे समझे उन्हें मार डाले और लेवल बढ़ाए। यह ऐसा है जैसे नींद आने पर आपके सिर पर तकिया रख दिया जाए। झाओ फेंग लगातार हत्याओं में लगा हुआ था। उसकी तलवार की एनर्जी झाओ हवेली में इधर उधर घूम रही थी और चीख रही थी। फिर भी हर तलवार की एनर्जी ने शहर के एक गार्ड सैनिक की जान ले ली। थोड़े ही समय में झाओ फेंग के हाथों 30 से ज्यादा शहर के गार्ड मारे गए। क्लैन चीफ हान चू, तुम सही समय पर आए हो। जल्दी से मदद करो। झो कियानजुन हान चू के पास गया। उसका चेहरा दुख से विकृत हो गया था और उसने चिंता और डर से कहा। उसने झाओ फेंग को झाओ परिवार की हवेली के गेट की ओर भागते हुए शहर के सभी गार्ड्स को मारते हुए देखा था और झाओ कबीला गेट बंद करने वाला था। वह निराश था। झाओ फेंग बहुत ताकतवर था। थोड़ी ही देर में शहर के गार्ड्स के कमांडर DQ 2 और शहर के गार्ड्स फेंग योंग और वांग झाओली और 200 से ज्यादा शहर के गार्ड्स झाओ फेंग के हाथों मारे गए। झाओ फेंग का विरोध करने के लिए वह क्या इस्तेमाल कर सकता है? वह शायद मरने वाला है। लेकिन इसी समय हान चू प्रकट हुआ। उसके साथ हान परिवार के सुप्रीम एल्डर हान गुआंगलिंग, हान परिवार के कई अन्य एल्डर, हान परिवार की थंडर आर्मी के कमांडर और हान परिवार की पूरी थंडर आर्मी थी। हान परिवार ने अपनी पूरी सेना जुटा ली है। झो कियानजुन मोटे तौर पर अंदाजा लगा सकता था कि हान परिवार क्या प्लान बना रहा है, लेकिन अब वह इन चीजों से निपटना नहीं चाहता था। वह बस भाग जाना चाहता था। उन्हें यह भी यकीन था कि हान परिवार के सदस्य झाओ फेंग का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन हान परिवार के ज्यादातर सदस्य शायद झाओ फेंग को थोड़ी देर के लिए रोक सकते थे। अगर वह इतने कम समय में झाओ के घर से भाग निकला तो उसकी जान बच जाएगी। जहां तक झाओ फेंग का विरोध करने की बात है, तो हान परिवार को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी या वे पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। कमांडर झो, आखिर क्या हो रहा है? हान गुआंगलिंग के पीछे हान चू झो कियानजुन की ओर बढ़ा और भौहें चढ़ाते हुए पूछा। झाओ के घर की स्थिति उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग है।
उसने सोचा था कि DQ के शहर के गार्ड्स को पूरी ताकत से लीड करने से वे झाओ परिवार को आसानी से दबा पाएंगे। हालांकि DQ का झाओ कबीले के सुप्रीम एल्डर झाओ ताइचू से कोई मुकाबला नहीं था, फिर भी हान परिवार था। हान परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग हान गुआंगलिंग झाओ ताइचू को आसानी से रोक सकते थे। हान परिवार और शहर के गार्ड्स ने मिलकर झाओ कबीले के सभी आम सदस्यों को मार डाला, फिर वे झाओ ताइचू को घेरने के लिए एक हो गए। अगर झाओ ताइचू के 3 सिर और 6 हाथ भी होते तो भी वह मर जाता। इसलिए जब DQ शहर के गार्ड्स को झाओ के घर में ले गया तो उसने हान परिवार को झाओ के घर के चारों ओर घात लगाकर बैठा दिया ताकि सही मौके का इंतजार कर सके। जब उसने झाओ चुआन और झाओ जियोनक को घबराकर झाओ के घर से भागते देखा तो उसे लगा कि अब सही समय आ गया है। अगर समय नहीं आया होता तो झाओ परिवार के 2 स्तंभ झाओ जियोनक और झाओ चुआन क्यों भाग गए होते। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि झाओ कबीला DQ से पूरी तरह हार गया था और बिखर गया था, इसलिए झाओ जियोंग और झाओ चुआन को लगा कि झाओ कबीला बर्बाद हो गया है, इसीलिए उन्होंने भागने का फैसला किया। इसलिए हान चोंग ने तुरंत एक्शन लिया, हान गुआंगलिंग के साथ मिलकर झाओ चुआन और झाओ जियोंग को मार डाला। फिर वह हान परिवार की थंडर आर्मी को झाओ के घर में ले गया। लेकिन जब नीमा झाओ के घर में घुसा तो उसने देखा कि शहर के गार्ड्स को झाओ परिवार ने बुरी तरह हरा दिया है। सैकड़ों सिटी गार्ड्स की लाशें झाओ के घर में बिखरी पड़ी थीं। सिटी गार्ड्स के 3 कमांडरों में से एक झो कियानजुन घबराकर उनके पास दौड़ा और मदद की गुहार लगाई। उन्होंने DQ, फेंग योंग और वांग झाओली की लाशें भी देखीं। उसने यह भी देखा कि झाओ फेंग नरसंहार कर रहा था, जबकि झाओ कबीले के बाकी सदस्य खड़े होकर देख रहे थे। फिर भी शहर के सैकड़ों गार्ड झाओ फेंग का मुकाबला नहीं कर पाए और मारे गए और घबराकर भाग गए। वह देख सकता था कि शहर के गार्ड्स का हौसला और लड़ने का जोश खत्म हो गया था। हालांकि उन्होंने झाओ कबीले के सुप्रीम एल्डर झाओ ताइचू को कभी नहीं देखा। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? हान चू के दिल में अजीब सी बेचैनी की भावना पैदा हो गई। हान परिवार के सदस्यों, मेरी बात सुनो। अपनी पूरी ताकत से तुरंत हमला करो और झाओ परिवार के सदस्यों को बिना चुके मार डालो। एल्डर गुआंगलिंग, प्लीज आगे बढ़ो और झाओ फेंग को मार डालो। कमांडर झो, फिर से मत भागो। जल्दी से शहर के गार्ड्स को फिर से बनाओ और भागना बंद करो। झाओ परिवार को खत्म करने के लिए हान परिवार के साथ मिल जाओ। बुरा महसूस होने के बावजूद हान चू ने तुरंत सभी को निर्देश दिए। इस समय उसने हान कबीले को लीड करके झाओ कबीले पर पूरी ताकत से हमला कर दिया, जिसका मतलब था कि उन्होंने पूरी तरह से रिश्ते तोड़ दिए थे। भले ही उसे बुरा लग रहा था, उसने हान कबीले को पीछे हटने के लिए लीड किया। लेकिन जब झाओ परिवार ने शहर के सभी गार्ड्स को खत्म कर दिया तो क्या वे हान परिवार को छोड़ देंगे? स्पष्टतः नहीं। बेहतर होगा कि तुरंत शहर के गार्ड्स के साथ मिलकर झाओ परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। हालांकि DQ और सिटी गार्ड के 2 अन्य कमांडर पहले ही मर चुके थे, फिर भी सिटी गार्ड में 700 से अधिक सैनिक थे। यह एक ऐसी ताकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसी ताकतों और हान परिवार की ताकत के साथ मिलकर हान चू को झाओ कबीले को दबाने का पूरा भरोसा था। आखिरकार हान परिवार में एल्डर हान गुआंगलिंग हैं। इस समय हालांकि झाओ फेंग ने बेमिसाल ताकत दिखाई, लेकिन उसने सिर्फ आम शहर के गार्ड्स को ही मारा। झाओ फेंग शायद एल्डर हान गुआंगलिंग का मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे ही हान चू ने बोलना खत्म किया, उसके पीछे हान परिवार के बुजुर्गों ने हान परिवार की थंडर आर्मी के सैनिकों के एक ग्रुप के साथ झाओ कबीले के सदस्यों पर जोरदार हमला कर दिया। हान गुआंगलिंग बवंडर की स्पीड और बिजली की फुर्ती से सीधे झाओ फेंग की ओर बढ़ा। हान चू खुद भी झाओ झेंगफेंग की ओर बढ़ा। झाओ झेंगफेंग, मर जाओ। पलक झपकते ही हान चू झाओ झेंगफेंग की तरफ दौड़ा। उसकी दहाड़ बिजली की तरह थी, लेकिन उसने तुरंत झाओ झेंगफेंग पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी कमर पर लटके 2 कटे हुए सिर झाओ झेंगफेंग पर फेंक दिए। हान चू, तुम धोखेबाज कुत्ते, तुम ही मरने वाले हो। खतरनाक हान चू का सामना करते हुए झाओ झेंगफेंग को कोई डर नहीं दिखा, भले ही DQ ने उसके अंदरूनी अंगों को घायल कर दिया था। मगर इससे क्या? झाओ फेंग के साथ झाओ परिवार मजबूती से खड़ा रह सकता है और कभी नहीं गिरेगा। हान परिवार के सदस्य कभी कोई परेशानी खड़ी नहीं कर पाएंगे। अध्याय 38। हान चू डर गया था। हान चू, तुम बदमाश, क्या तुम सच में इतने नीचे गिर गए हो? तुम सच में मेरे खिलाफ 2 इंसानी सिरों को छिपे हुए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह काम करेगा? झाओ झेंगफेंग जोर से हंसा। उसकी सॉफ्टवेयर तलवार की नोक सांप की जीभ की तरह फड़क रही थी, जो हान चू के फेंके हुए 2 सिरों को हटाने वाली थी। लेकिन जब उसने दोनों सिर साफ देखे तो उसे ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। झाओ जियोन, झाओ चुआन, वे 2 मुखिया कोई और नहीं बल्कि झाओ जियोनग और झाओ चुआन थे, जिन्होंने अभी अभी झाओ कबीले को छोड़ा था और झाओ के घर से भाग गए थे। हाँ, आम लोगों के सिर तो तुम्हारे लिए बेकार हैं, लेकिन झाओ जियोनग और झाओ चुआन के सिर का क्या? हान चू ने शरारत से मुस्कुराया। हान गुआंगलिंग के साथ मिलकर झाओ के घर के बाहर झाओ जियोन और झाओ चुआन को मारने के बाद उसने उनके सिर काटकर अपनी कमर पर लटका लिए, ताकि उनके सिर का इस्तेमाल झाओ कबीले के खिलाफ कर सके। झाओ चुआन और झाओ जियोन झाओ कबीले के अहम लोग थे। झाओ कबीले का कोई भी सदस्य अगर अचानक इन दोनों आदमियों के सिर देख लेता तो वह चौंक जाता और गुस्सा हो जाता और फिर कुछ देर के लिए हैरान रह जाता।
वह ठीक वैसी ही थोड़ी देर की हैरानी भरी खामोशी चाहता था। जब मास्टर्स में टकराव होता है तो जीत या हार अक्सर थोड़े से अंतर पर निर्भर करती है। अगर झाओ कबीले का कोई सदस्य उससे लड़ता है और बेहोश हो जाता है तो वह उस बेहोशी का फायदा उठाकर झाओ कबीले के किसी भी सदस्य को मार सकता है। असल में वह इस आइडिया का इस्तेमाल झाओ कबीले के सुप्रीम एल्डर झाओ ताइचू से निपटने के लिए करना चाहता था। लेकिन झाओ ताइचू के न होने पर उसके पास झाओ झेंगफेंग से डील करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनके हिसाब से झाओ झेंगफेंग झाओ परिवार का दूसरा सबसे ताकतवर सदस्य था। जब तक झाओ झेंगफेंग मारा जाता झाओ परिवार से हान परिवार को होने वाला खतरा बहुत कम हो जाता। जहां तक झाओ फेंग की बात है, जो इस समय हर तरफ तबाही मचा रहा है, हान चू उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। उसे अब भी विश्वास था कि झाओ फेंग झाओ झेंगफेंग से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। जैसा कि उम्मीद थी, झाओ झेंगफेंग झाओ जियोंग और झाओ चुआन के सिर देखकर तुरंत चौंक गया और गुस्से में आ गया। उसकी तलवार चलाने की चाल धीमी हो गई और झाओ जियोंग की तरफ उसका हमला भी थोड़ा लड़खड़ाया। मौके का फायदा उठाते हुए हान चू तुरंत झाओ झेंगफेंग के सामने आया और उसकी छाती पर मुक्का मारा, जिससे वह उड़ गया। हाँ, झाओ झेंगफेंग, तो तुम पहले से ही गंभीर रूप से घायल थे। यह चोट डी क्यू की वजह से लगी थी, है ना? मुझे पता था। कमांडर डी क्यू ने तुम्हारे झाओ परिवार को खत्म करने के लिए शहर के सभी गार्ड्स को लीड किया था। वह कैसे कुछ नहीं कर पाया? तुमने अपने बुरी तरह घायल शरीर के साथ मुझसे लड़ने की हिम्मत की। तुम मौत को बुला रहे हो। अब तुमने मेरा एक और मुक्का खाया है, जिससे तुम्हारी चोटें और भी खराब हो गई हैं। देखते हैं कि तुम इससे बच पाते हो या नहीं। हान चू का चेहरा और भी ज्यादा गुस्से वाला होता गया। वह झाओ झेंगफेंग पर हमला करता रहा, यहाँ तक कि उसने अपनी कमर से लंबी तलवार निकालकर सीधे झाओ झेंगफेंग की गर्दन पर वार कर दिया। झाओ झेंगफेंग हवा में पीछे की ओर उड़ रहा था, खून थूक रहा था। हान चू का मुक्का जोरदार था, जिससे उसके पहले से ही घायल अंदरूनी अंग अफरातफरी में मचलने लगे। इस समय उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी और वह बस बेबस होकर देख रहा था कि हान चू उसके और करीब आ रहा है और हान चू के हाथ में पकड़ा ब्लेड उसकी गर्दन पर वार कर रहा है। मरना। ब्लेड झाओ झेंगफेंग की गर्दन से 1 फुट से भी कम दूरी पर था। ब्लेड झरने की तरह चमक रहा था, उसकी ताकत आसमान के गिरने जैसी थी, आंखों में चुभ रही थी और रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। हान चू के चेहरे पर गुलाबी रंगत के साथ उत्साह की एक चमक छा गई। वह 30 साल से ज्यादा समय से झाओ झेंगफेंग से लड़ रहा था, लेकिन वह कभी भी झाओ झेंगफेंग को पूरी तरह से दबा नहीं पाया था। लेकिन अब झाओ झेंगफेंग उसकी तलवार से मरने वाला है। झाओ झेंगफेंग की मौत के साथ झाओ परिवार जरूर खत्म हो जाएगा और हान परिवार यशुई शहर पर जरूर हावी हो जाएगा। वह हान परिवार के इतिहास में सबसे महान कुलपति होंगे। वह हान परिवार के इतिहास में दर्ज होगा और हान परिवार के वंशज हमेशा उसकी तारीफ और पूजा करेंगे। फुस। लेकिन जब ब्लेड झाओ झेंगफेंग की गर्दन से 1 इंच से भी कम दूर था तो उसने झाओ झेंगफेंग की गर्दन की स्किन को भी चीर दिया और खून की एक धार बह निकली। उसी क्षण हंसना। अचानक हान चू के कानों में तेज सीटी की आवाज गूंजी। तभी हान चू ने देखा कि एक तेज और चमकदार लाल तलवार की आभा उसकी आंखों के सामने से गुजरी और सीधे उसके हाथ में पकड़ी लंबी तलवार की ओर बढ़ी। लाल तलवार की एनर्जी बहुत तेज थी, जिसने एक पल में उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार पर वार किया। क्लैंग। एक तेज मेटल की आवाज के साथ हान चू की लंबी तलवार लाल तलवार की एनर्जी से 2 टुकड़ों में टूट गई। टूटी हुई तलवार झाओ झेंगफेंग की गर्दन को छू गई, जिससे उसकी स्किन कट गई, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। यह। हान चू बहुत हैरान हुआ। उन्होंने लाल तलवार की एनर्जी को पहचान लिया। जैसे ही वह हान परिवार को झाओ के घर में ले गया, उसने देखा कि झाओ फेंग पागलों की तरह 6 अलग अलग रंग की तलवारों की एनर्जी छोड़ रहा है, जिससे शहर के गार्ड्स के एक ग्रुप की जान चली गई। यह लाल तलवार की एनर्जी 6 रंगों वाली तलवार की एनर्जी में से एक है। हालांकि हान चू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 6 रंगों वाली तलवार की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी। उसने झाओ झेंगफेंग पर पूरी ताकत से वार किया था। उसके फुल फोर्स स्ट्राइक को रोकने के लिए कम से कम 5 स्टार मार्शल जनरल लेवल के एक्सपर्ट की जरूरत होगी। इसके अलावा उसके हाथ में जो लंबी तलवार है, वह यूनिवर्स लेवल का एक टॉप ग्रेड ट्रेजर वेपन है। इतने कीमती हथियार को सिर्फ हाई लेवल दिव्य हथियारों से ही काटा जा सकता है। नहीं तो कोई 5 स्टार, 6 स्टार या 7 स्टार जनरल भी इसे अपने नंगे हाथों से खत्म नहीं कर पाएगा। यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? हान चू के दिल की बेचैनी और भारी होती गई। लेकिन झाओ झेंगफेंग को अपने सामने देखकर, जो अभी भी खून थूक रहा था और विरोध करने में लाचार था, हान चू का चेहरा सख्त हो गया और उसने अपनी हथेली का इस्तेमाल करके झाओ झेंगफेंग की गर्दन पर फिर से वार किया। इस समय वह झाओ झेंगफेंग को और जीने नहीं दे सकता था। भले ही झाओ फेंग की लड़ने की ताकत उसकी उम्मीदों से ज्यादा हो, लेकिन जब तक झाओ झेंगफेंग मारा जाता, झाओ कबीले की पूरी लड़ने की ताकत में काफी कमी आ जाती। सबसे बुरी हालत में वह और हान गुआंगलिंग मिलकर झाओ फेंग से निपट सकते हैं। फुस। लेकिन जैसे ही हान चू झाओ झेंगफेंग पर फिर से हमला करने वाला था, उसके पीछे एक और तेज आवाज आई। हान चू का एक्सप्रेशन एक पल में एकदम बदल गया। उसके शरीर का हर रोम खड़ा हो गया और उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई।
उसे यकीन था कि एक और तलवार की आभा उसकी ओर आएगी और इस बार तलवार की आभा का निशाना उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार नहीं बल्कि वह खुद होगा। उसने अब झाओ झेंगफेंग को मारने पर ध्यान देने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से जगह का पता लगाने के लिए आवाज सुनी, अपने शरीर को एक तरफ किया और तलवार की एनर्जी से बचने की कोशिश की। उस तरह की तलवार की एनर्जी यूनिवर्स लेवल के हाई ग्रेड हथियार से भी आसानी से लड़ सकती है। अगर वह उसे भेद भी दे तो वह पक्का उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, तलवार की एनर्जी उसके शरीर में घुस गई और सीधे उसके पेट में चली गई। हानचू के शरीर से ताकत ज्वार की तरह कम होती गई, जिससे वह कमजोर महसूस करने लगा। इस समय उसे समझ में आ गया था कि डीक्यू और सिटी गार्ड के 2 कमांडर क्यों मारे गए थे। वह यह भी समझ गया कि झो कियानजुन और 700 से ज्यादा सिटी गार्ड घबराकर क्यों भाग गए थे। अब वह झाओ झेंगफेंग को मारने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं कर पाया और पीछे हटने का विचार उसके दिल में घर करने लगा। उसने अपनी ताकत जुटाई, अपना शरीर एक तरफ किया और हान परिवार को पीछे हटने का इशारा देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने अपनी तरफ जो देखा उससे वह डर गया। चैप्टर 39 एक पागल हत्यारा 10 मेरिडियन दिव्य तलवारों से परिपूर्ण। वह हान गुआंगलिंग के कंधों, हाथों और पैरों को लाल, नारंगी, पीले, हरे, सियान और नीले रंग की 6 तलवारों की एनर्जी से छेदा हुआ देखकर चौंक गया। फिर मिलीजुली तलवार की एनर्जी का एक उलझा हुआ ढेर, जो एक रंग की तलवार की एनर्जी से कई गुना ज्यादा डरावना था, उसने सीधे हान गुआंगलिंग को मांस और खून के दर्जनों टुकड़ों में काट दिया। उसने यह भी देखा कि झो कियानजुन ने फिर से इकट्ठा होकर शहर के गार्ड और झाओ कबीले के सदस्यों से लड़ाई नहीं की, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा। इस समय तक वह झाओ के घर के मेन गेट तक भाग चुका था और उसका एक पैर गेट से बाहर भी निकल चुका था। लेकिन एक हरी तलवार की आभा सीधे उसकी पीठ में लगी, उसके दिल की गुहा से होते हुए उसे छेदती हुई। झो कियानजुन का शरीर लंगड़ाकर जमीन पर गिर गया। 6 रंगों वाली तलवार की एनर्जी अभी भी सभी दिशाओं में घूम रही थी। जिसने 6 रंगों वाली तलवार की एनर्जी रिलीज की वह झाओ फेंग था। इस समय झाओ झान लोगों को मारने में और भी ज्यादा डूबा हुआ था और जिस तेजी से वह लोगों को मार रहा था वह और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। झाओ झेंगफेंग से लड़ने में उसे जितने कम समय लगा उतने में ही शहर के 100 से ज्यादा गार्ड की लाशें जमीन में मिल गईं, साथ ही हान परिवार की थंडर आर्मी की दर्जनों लाशें भी मिल गईं। यहाँ तक कि हान परिवार के एक बुजुर्ग और थंडर आर्मी के कमांडर भी एक ही रंग की तलवार की आभा से मारे गए, जो उनके शरीर में घुस गई थी। कम समय में झाओ फेंग के दिमाग में ठंडी मेटल की बीप जोर से गूंज रही थी। यह कैसे संभव है? असंभव। झाओ फेंग वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? अगर झाओ फेंग में इतनी जबरदस्त लड़ने की ताकत होती तो वह बूढ़ा कमीना झाओ झेंगफेंग छिपने के बजाय बहुत पहले ही मेरे हान परिवार पर हमला कर देता। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? एक पल में अनगिनत सवाल सामने आए, जिससे हानचू का दिमाग उलझ गया और वह गड़बड़ हो गया। उसे लगा कि इस छोटे से समय में उसे इतनी ज्यादा दिक्कतें आ गई हैं जितनी उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं झेली थीं। लेकिन इन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं जब तक कि वह सीधे झाओ फेंग का सामना न कर ले। लेकिन अब अगर उसमें 10 या 100 गुना हिम्मत भी होती तो भी वह झाओ फेंग के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। उसकी नजर में झाओ फेंग अब एक राक्षस था जो जान लेने के लिए नरक से रेंगकर बाहर आया था और एक बेमिसाल हत्यारा देवता था जो लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्र से निकला था। पलायन। हान परिवार के सदस्यों, भागो! हानचू चिल्लाया। इस समय वह पूरी तरह से निराश था और अब उसके मन में झाओ परिवार को खत्म करने और यिशुई शहर पर कब्जा करने का कोई विचार नहीं था। उसने झाओ परिवार के साथ मुकाबला करने की इच्छा भी खो दी थी। झाओ परिवार में झाओ फांग जैसा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जिससे यह साफ है कि हान परिवार उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक 18 साल पहले की तरह जब झाओ झान झाओ परिवार में मशहूर हुआ था, उस समय यिशुई शहर की तो बात ही छोड़िए, बिलुओ काउंटी में भी किसी भी परिवार ने झाओ परिवार से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन झाओ झान की सफलता ज्यादा दिन नहीं चली। लियांग किंगडम की राजधानी में पहुंचने के बाद वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। लेकिन झाओ फेंग अलग है। झाओ फेंग सचमुच उसके सामने था। कौन जानता है कि झाओ फांग भी झाओ झान की तरह एक पल में ही सब कुछ कर देगा। इसके अलावा झाओ फांग ने हानचू को जो एहसास दिया वह उस समय झाओ झान के एहसास से भी ज्यादा भयानक था। झाओ फेंग की खून की प्यास भयानक है। पलायन। हमें भागना होगा। हमें यिशुई शहर से भागना होगा। चिल्लाने के बाद हानचू बिना रुके मुड़ा और चला गया। उसे डर था कि कहीं वह उन जानलेवा तलवारों की एनर्जी से घायल न हो जाए और उससे भी ज्यादा डर था कि कहीं झाओ फेंग उसे निशाना न बना ले। हान परिवार की थंडर आर्मी और साथ ही हान परिवार के कुछ बुजुर्ग जो अभी भी मुश्किल से जिंदा थे, अब पूरी तरह डर गए थे। यह तो छोड़िए कि हानचू ने भागने के लिए चिल्लाया। हानचू के आदेश के बिना भी वे भाग जाते। इस समय झाओ का घर किसी नरक जैसी जगह से कम नहीं था, जहां एक दूसरे को काटती 6 रंगों वाली तलवारों की एनर्जी आत्मा छीनने वाली जंजीरों की तरह काम कर रही थी, जो किसी की जान ले सकती थीं। यहां रहने का मतलब है निश्चित मौत। भीड़ पक्षियों और जानवरों की तरह बिखर गई, अलग अलग दिशाओं में भाग गई।
कुछ लोग झाओ के घर के गेट की तरफ भागे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरे लोग झाओ के घर के चारों ओर बनी ऊंची दीवारों की तरफ भागे, उन पर चढ़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। सीन पूरी तरह से गड़बड़ था। क्या वे भाग सकते हैं? उन सबको मेरे लिए छोड़ दो, झाओ फेंग उत्साह से चिल्लाया। वह जितना ज्यादा मारता उतना ही ज्यादा एक्साइटेड होता जाता, क्योंकि जितने ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स उसे मिलते उतनी ही तेजी से उसका लेवल बढ़ता। उसकी नजर में शहर के वे गार्ड और हान परिवार के सदस्य इंसान नहीं थे, बल्कि राक्षस थे जो एक्सपीरियंस पॉइंट दे सकते थे। झाओ फेंग की आंखें हरी चमक रही थीं, और उसके हाथ ऐसे बेतहाशा घूम रहे थे जैसे उस पर कोई भूत सवार हो। उसकी उंगलियों से लगातार 6 रंगों वाली तलवार की एनर्जी निकल रही थी। तलवार की एनर्जी तेज और तेज थी, जिससे हान परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग हान गुआंगलिंग की जान चली गई। हान गुआंगलिंग डीक्यू से बस थोड़ा ही ज्यादा ताकतवर है। डीक्यू तो 5 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड का भी सामना नहीं कर सका, तो हान गुआंगलिंग 6 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड का सामना कैसे कर सकता है? इसलिए जिस पल झाओ फेंग ने हान गुआंगलिंग पर हमला किया, हान गुआंगलिंग की किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। यह तो मौत है। हान गुआंगलिंग को मारने के बाद झो कियानजुन हान परिवार के बुजुर्गों, थंडर आर्मी के कमांडर और पूरी थंडर आर्मी को मारना जारी रखो। काटना। प्लेयर झाओ फैंग को 35 4 स्टार मार्शल आर्टिस्ट को मारने और 140,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 14,000 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 14,000 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। काटना। प्लेयर झाओ फैंग को 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी में 60,000 पॉइंट्स पार करने, अपग्रेड स्टैंडर्ड तक पहुंचने और अब 7 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड इस्तेमाल करने के लिए बधाई। काटना। डिवाइन स्किल लकी बॉक्स को ट्रिगर करने और 7 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड किलिंग एरे पाने के लिए प्लेयर झाओ फेंग को बधाई। क्या आप इसे कल्टीवेट करना चाहेंगे? खेती। झाओ फेंग दहाड़ा, उसके शरीर में एक और बदलाव आया, उसकी शक्ति फिर से बढ़ गई और अलग अलग रंगों की 7 तलवारें तेजी से निकली। काटना। प्लेयर झाओ फैंग को 48 7 स्टार मार्शल मास्टर्स को मारने 336,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 33,600 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 33,600 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। काटना। प्लेयर झाओ फेंग को लेवल अप करने के लिए बधाई। वह अब 3 स्टार जनरल है। प्लेयर झाओ फैंग को 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी में 70,000 पॉइंट्स पार करने, अपग्रेड स्टैंडर्ड तक पहुंचने और अब 8 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड इस्तेमाल करने के लिए बधाई। काटना। डिवाइन स्किल लकी बॉक्स को ट्रिगर करने और 8 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड किलिंग फॉर्मेशन पाने के लिए प्लेयर झाओ फेंग को बधाई। क्या आप इसे बनाना चाहेंगे? काटना। प्लेयर झाओ फैंग को 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी में 80,000 पॉइंट्स पार करने, अपग्रेड स्टैंडर्ड तक पहुंचने और अब 9 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड इस्तेमाल करने के लिए बधाई। काटना। डिवाइन स्किल लकी बॉक्स को ट्रिगर करने और 9 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड किलिंग एरे पाने के लिए प्लेयर झाओ फेंग को बधाई। क्या आप इसे कल्टीवेट करना चाहते हैं? काटना। प्लेयर झाओ फेंग को लेवल अप करने के लिए बधाई। वह अब 4 स्टार जनरल है। काटना। प्लेयर झाओ फैंग को 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी में 90,000 पॉइंट्स पार करने, अपग्रेड स्टैंडर्ड तक पहुंचने और अब 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड इस्तेमाल करने के लिए बधाई। काटना। डिवाइन स्किल लकी बॉक्स को ट्रिगर करने और 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड किलिंग फॉर्मेशन पाने के लिए प्लेयर झाओ फेंग को बधाई। क्या आप इसे कल्टीवेट करना चाहते हैं? खेती। 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 झाओ फेंग बार बार दहाड़ा, अपने शरीर में लगातार बदलाव और बढ़ती ताकत को महसूस करते हुए। उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया। 10 मेरिडियन दिव्य तलवार अपनी तलवार ऊर्जा के 10 रंगों के साथ लाल, नारंगी, पीला, हरा, सियान, नीला, बैंगनी, काला, सफेद और ग्रे सीटी बजाते हुए झाओ निवास में घूम रही थी, चमकदार और मंत्रमुग्ध करने वाली, फिर भी अत्यधिक भयानक। तलवार की एनर्जी इंद्रधनुष की तरह झाओ के घर के हर कोने में फैल गई। झाओ फैंग मियाओ के शानदार कंट्रोल में झाओ कबीले के एक भी सदस्य को 10 मेरिडियन स्वॉर्ड क्यूई से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हान परिवार के सदस्य और शहर के गार्ड लगातार 10 मेरिडियन स्वॉर्ड क्यूई से अपनी जान गंवा रहे थे। यह चमकदार और शानदार तलवार की एनर्जी अब हान परिवार के सदस्यों के लिए बुरा सपना बन गई है। वे पूरी तरह से डर गए और 10 मेरिडियन तलवार क्यूई से गिर पड़े। अध्याय 40 भाई को नफरत आकर्षित करते हुए घूमना चाहिए। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्लैन चीफ झाओ, हम गलत थे। हमें आपके झाओ क्लैन के लिए परेशानी खड़ी करने नहीं आना चाहिए था, लेकिन हम तो बस ऑर्डर मान रहे थे। हम सच में आपके परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहते थे। क्लैन चीफ झाओ, प्लीज झाओ फेंग को तुरंत रोको और हमारी बेकार जान बख्श दो। झाओ फेंग, हम पर दया करो और हमला करना बंद करो। मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। हान परिवार के सदस्य और शहर के गार्ड जो बेहोश हो गए थे, सभी घुटनों के बल झुक गए और झाओ झेंगफेंग के सामने झुककर रहम की भीख मांगने लगे। उनमें से कुछ ने झाओ फेंग के सामने भी झुककर रहम की भीख मांगी, लेकिन झाओ फेंग ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। झाओ दा गुआनरेन के अपने उसूल हैं, लानत है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूं तो आओ और मुझे उकसाओ, मुझे धमकाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे और पंगा नहीं ले सकते तो घुटनों के बल बैठ जाओ और रहम की भीख मांगो।
अगर झाओ परिवार सच में कमजोर है और आप सच में हमें उकसाते हैं और धमकाते हैं और हम जवाब नहीं दे सकते, तो अगर झाओ परिवार रहम की भीख मांगता है तो क्या आप झाओ परिवार को छोड़ देंगे? क्या मजाक? जब तुम कमीने आए थे तो तुम्हारे चेहरों पर जो खतरनाक और जानलेवा भाव थे, उससे लगता है कि तुम शायद किसी और से ज्यादा तेजी से मारोगे। तुम मेरे झाओ परिवार को यिशुई शहर से खत्म करने का इंतजार नहीं कर सकते। घास। झाओ फेंग ने अपने हाथ और भी तेजी से चलाए। उसकी 10 उंगलियां छलनी की तरह थीं और अनगिनत रंग बिरंगी 10 नसों वाली तलवार की एनर्जी बाहर निकाल रही थीं। कन्फ्यूशियस ने कहा, दया का बदला दया से और अन्याय का बदला न्याय से दो। झाओ दा गुआनरेन ने कहा, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, खून के बदले खून। मास्टर झाओ ने यह भी कहा, घास काटते समय आपको जड़ों को निकालना होगा, नहीं तो यह वसंत की हवा में वापस उग आएगी। इन सभी लोगों ने झाओ परिवार की खूनी दुश्मनी को बढ़ावा दिया है। अगर हम उन सभी को नहीं मारेंगे तो क्या हम बाद में उनके बदला लेने का इंतजार करेंगे? इसके अलावा ये प्रैक्टिकली फ्री एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं। सविश सविश सविश। आह। तलवार की एनर्जी एक दूसरे को काटती रही और चीखें एक के बाद एक गूंजने लगी, क्योंकि शहर के गार्ड और हान परिवार के सदस्य जो घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांग रहे थे, एक के बाद एक मर गए। काटना। प्लेयर झाओ फैन को 163 9 स्टार मार्शल अप्रेंटिस को मारने और 173 700 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 17,370 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 17,370 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। काटना। खिलाड़ी झाओ फेंग को 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड टेक्निक पूरी करने के लिए बधाई। काटना। प्लेयर झाओ फेंग को लेवल अप करने के लिए बधाई। वह अब 5 स्टार जनरल है। काटना। प्लेयर झाओ फैंग को 235 5 स्टार जनरलों को मारने और 175 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 117 500 ट्रू स्ट्रेंथ पॉइंट्स और 117 500 डिवाइन स्किल प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। काटना। प्लेयर झाओ फैंग को 193 2 स्टार मार्शल आर्टिस्ट को मारने, 386 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 38,600 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 38,600 डिवाइन स्किल प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। काटना। खिलाड़ी झाओ फेंग को 5 2 स्टार जनरलों को मारने और 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 10,000 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 10,000 डिवाइन स्किल प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। काटना। प्लेयर झाओ फेंग को लेवल अप करने के लिए बधाई। वह अब 6 स्टार जनरल है। काटना। बधाई हो। आधी अगरबत्ती का समय। सिर्फ आधे अगरबत्ती के समय में बाकी 700 से ज्यादा शहर के गार्ड और हानचू द्वारा लाए गए हान कबीले के लगभग 400 सदस्य चले गए। इसमें हानचू शामिल हैं, जो हान परिवार के मुखिया हैं, जिनके पास 4 स्टार जनरल का कल्टीवेशन लेवल है, हान परिवार के 5 बड़े लोग जिनके पास 2 स्टार जनरल का कल्टीवेशन लेवल है, और हान गुआंगलिंग, हान परिवार के सबसे बड़े बड़े लोग जिनके पास 5 स्टार जनरल का कल्टीवेशन लेवल है। उसकी मृत्यु हो गई। वे सब मर चुके हैं। यह बहुत डरावना है। यिशुई शहर के इतिहास में न तो कभी कोई इतना डरावना इंसान हुआ, न ही इतनी डरावनी घटना। शांत। एक मौत जैसा सन्नाटा। अब सभी की नजरें झाओ फेंग पर टिकी थीं, जो शौक, डर, अविश्वास और घबराहट से भरी हुई थीं। इस समय झाओ कबीले के सदस्यों में झाओ फेंग के लिए कोई नाराजगी रखने की हिम्मत नहीं थी। जहां तक झाओ फेंग को बांधकर बिलवो चेन कबीले और बिलवो काउंटी सिटी लॉर्ड्स मैंशन में माफी मांगने का विचार था, वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। झाओ फेंग की लड़ने की ताकत के साथ उसे कौन बांध सकता है? कौन उसे बांधने की हिम्मत करेगा? झाओ फेंग बहुत छोटा है, फिर भी उसमें इतनी लड़ने की ताकत है। भविष्य में वह कितना डरावना बनेगा? बिलवो का चेन परिवार, बिलवो काउंटी के शहर के मालिक का खानदान। 18 साल पहले झाओ फांग के पिता झाओ झान इतने ताकतवर थे कि पूरे बिलवो काउंटी शहर के सभी ताकतवर लोग एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करते थे और उनका जिक्र करना भी मना माना जाता था। कौन यकीन कर सकता है कि झाओ फेंग इतनी दूर नहीं जा सकता? इसके अलावा झाओ फांग अपने पिता झाओ झान से भी ज्यादा ताकतवर लगता है। क्या कबीले के लीडर को पहले से पता था कि झाओ फेंग कितना डरावना है? इसीलिए वह झाओ फेंग को बचाने के लिए पूरे कबीले को अपने परिवार की नींव छोड़ने और यिशुई शहर से बाहर जाने के लिए तैयार था। इस समय झाओ कबीले के ज्यादातर सदस्यों के मन में यही विचार था। झाओ झेंगफेंग हैरान रह गया। वह झाओ फांग की आन को जानता था। अगर झाओ फेंग ताकतवर नहीं होता तो वह बिलवो काउंटी के शहर के मालिक के दूसरे बेटे सीटू फेंग को कैसे अपाहिज बना सकता था? लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि झाओ फेंग इतना ताकतवर हो सकता है। और ऐसा लगता है कि लड़ने और मारने की प्रक्रिया में झाओ फेंग और मजबूत होता जा रहा है। पहले तो झाओ फेंग डी क्यू को हरा भी नहीं पाया, लेकिन थोड़े ही समय बाद हान परिवार के सबसे बड़े हान चू भी झाओ फेंग के सामने एक भी राउंड नहीं टिक पाए। बहुत पुरानी कहानियों में एक बेमिसाल मार्शल आर्ट लगता है जो मार्शल आर्टिस्ट को लड़ाई में और मजबूत बनाती है। लेकिन पुराने जमाने में भी जब ताकतवर लोग सितारों जितने और महान एक्सपर्ट बारिश जितने ज्यादा थे, तब भी इस तरह की साधना की तकनीक बहुत कम थी।